हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए जगत खींचा आप सभी का इस नए रिवीजन वीडियो में वेलकम करता हूं। आज आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं टॉपिक सीए में इंटर के लिए डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आप सभी के लिए ये रिवीजन वीडियो और जिन नोट से रिवीजन करा रहा हूं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसका जवाब है स्टडी मटेरियल के अंदर यही टॉपिक आपको 100+ पेजेस का दिया हुआ है और अपने हैंडआउट के अंदर हमने इसको 9 से 10 पेजेस के अंदर पूरा कवर किया है। वन मोर रीज़न कि आपको ये रिवीजन वीडियो क्यों देखना चाहिए, तो इस रिवीजन वीडियो को देखने के बाद में आप सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इवन अगर कम टाइम रहता है और आप क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो भी इस रिवीजन वीडियो की हेल्प से आप एग्जाम के अंदर डिडक्शंस टॉपिक को आराम से सॉल्व कर सकेंगे, क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और रीजन है कि ये रिवीजन वीडियो देखने के लिए आपका यहाँ पर बहुत प्रीशियस टाइम क्या होगा, सेव होगा। रिवीजन वीडियो भी आपका प्रीशियस टाइम सेव करेगा और नोट्स भी आपके प्रीशियस टाइम क्या करेंगे, सेव करेंगे। डिडक्शंस के जो हर एक सेक्शन होते हैं आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, इसलिए एक और रीज़न बनता है कि आप एक ही बार के अंदर पूरे डिडक्शन के रिवीजन को कवर कर लीजिएगा। ये कोई पीजीपी, आईओएस या कैपिटल गेन, आईएचपी, सैलरी जैसा प्रोविजंस नहीं है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, सब आइसोलेशन में बिल्कुल अलग हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबर रखने के लिए, मेमोराइज रखने के लिए ज़रूरी है कि एक ही बार में आप इस रिवीजन वीडियो को कंप्लीट कर लें और बाद में आप इस नोट से जस्ट 9 से 10 पेजेस को रीड आउट कर लें, तो एक बड़ा टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा बहुत कम समय में और बहुत आसानी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिवीजन वीडियो की। डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक के हमको प्रोविज़न यहाँ डिडक्शंस के अंदर दिए हुए हैं। आप सभी को ध्यान होना चाहिए और होगा भी सही कि 115 BAC सबसेक्शन 1A जो हमारी अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें हमें चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है डिडक्शन, हमें क्यों नहीं मिलती है डिडक्शन, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए 115 BAC में वैसे ही रेट आपको कंसेशनल कर दी गई है, आपको नो टैक्स लिमिट की जो लिमिट है वो भी क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अब अगर 115 BAC सबसेक्शन 1A में भी आपको डिडक्शंस देने लगे तो जो अपनी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है और जो ऑल टैक्स रिजीम है दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। ठीक, फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली ही बात थी कि 115 BAC जहां रेट कम कर दी गई है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारे लिए नो टैक्स की टोटल इनकम की लिमिट को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये जनरल बात है कि इस स्कीम को या इस प्रोविज़न को बनाने के लिए पीछे रीज़न हमारा यही था कि यहाँ पर चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि 115 BAC सबसेक्शन 1A में चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कुछ एक्सेप्शन है जिनकी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। अगर आप 115 BAC को ऑप्ट आउट कर देते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम जो हमारी थी उससे अगर टैक्स का पेमेंट करते हैं तो फिर जरूर आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, चलिए एग्रीगेट। इसके बाद में अगला पॉइंट हमें यह कहता है कि चैप्टर 6A की डिडक्शन आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न ये है, ये डिडक्शन है, ये कोई आपका 5 हेड ऑफ इनकम नहीं है। अपने जो 5 हेड ऑफ इनकम है, IHP है, PGP है, कैपिटल गेन है, IOS है, यहाँ पर अपन को लॉस हो सकता है और वो उससे होने वाला लॉस, किसी हेड से होने वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। डिडक्शन से अपन कभी भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और रीज़न है, डिडक्शन इसलिए दिया गया था ताकि आप अपने टैक्स को इस साल करंट फिनेंशियल करंट प्रीवियस ईयर के टैक्स को कम कर सके। इसका रीज़न ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल आप इतनी ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर लें या आपकी जो बैलेंस डिडक्शन है उसको आप अगले साल से क्लेम करके अगले साल के टैक्स को भी क्या कर दें, कम कर दें। तो डिडक्शन टैक्स को कम करने के लिए था, इसलिए नहीं था कि उससे आपकी टोटल इनकम किस में बदल जाए, लॉस में बदल जाए और अगले साल की टोटल इनकम में से आप उसको क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। इसलिए आपकी डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से क्या नहीं हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद में अगला प्रोविज़न हमको ये कहता है कि जो 10AA की जो प्रॉफिट की डिडक्शन होती है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिडक्शन होती है, और जो हमारी 80IA से लेकर 80RRB के जो प्रोविज़न है जिसे अपन चैप्टर 6A के पार्ट C की डिडक्शन बोलते हैं,
या फिर उन्हें अपन जनरल लैंग्वेज में प्रॉफिट लिंक डिडक्शन भी बोलते हैं। इन डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न के अंदर क्लेम करना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन ये, इसके अलावा जो बाकी डिडक्शंस हैं वो डिडक्शंस लाइक कुछ कैसी है, पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस है। तो वो डिडक्शंस तो आप अभी रिटर्न में क्लेम करना भूल गए तो कल अपील में भी क्लेम कर सकोगे, क्योंकि उसके लिए तो आपके पास में प्रूफ होंगे कि आपने ये कुछ इन्वेस्टमेंट करा है या फिर कुछ आपने क्या करा है, पेमेंट करा है, कुछ एक्सपेंडिचर करा है। लेकिन 10AA और 80IA से लेकर RRB ये कोई डिडक्शन कोई पेमेंट बेस नहीं है, ठीक है। तो यहां ऐसा नहीं है कि आप कोई एविडेंस देके प्रूफ कर देंगे कि हमने ये पेमेंट करा था और हमको उसकी क्या मिलनी चाहिए, डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लॉ मेकर ने प्रोविजन बनाया कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट की और 80IA से लेकर RRB की आपको डिडक्शन चाहिए तो रिटर्न में ही क्लेम करनी पड़ेगी। रिटर्न में आपने क्लेम नहीं करी तो फिर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में अगला प्रोविजन ये भी बोलता है कि ये जो 80IA से लेकर RRB की जो डिडक्शंस हैं, जो मोस्टली प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस हैं, इन्हें अगर आप क्लेम करना है तो रिटर्न में क्लेम करना है और रिटर्न भी आपको ड्यू डेट तक ही फाइल करना है, ठीक है। तो ड्यू डेट तक फाइल करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगी। ऐसा प्रोविजन बनाने के पीछे रीजन ये था कि एक तो देखो एहसान कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट की भी क्या दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं। ये कोई पेमेंट बेस नहीं है कि आपने किसी को पेमेंट करा हमने आपको उसकी डिडक्शन दे दी है, ठीक है। हम आपको प्रॉफिट की डिडक्शन दे रहे हैं, तो उसमें आप इतना केयरलेस नहीं हो सकते कि रिटर्न आप ड्यू डेट पे क्या नहीं कर रहे, फाइल नहीं कर रहे। जहां आपको इनकम बेस्ड क्या मिल रही है, डिडक्शन मिल रही है, उसमें भी आप क्लेम करने में अगर केयरलेस हो रहे हो तो प्रोविजन को या लॉ को थोड़ा सा आप रेस्पेक्टेड नजरों से देखें या उसकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करें। इसलिए एक प्रोविजन तैयार किया गया कि ये जो 80IA से लेकर RRB की डिडक्शन है ये रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करो और रिटर्न में क्लेम करो तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी, एल्स ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ओके, इसके बाद में अगला प्रोविजन है कि ये कुछ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इनकम होती है, जैसे सेक्शन 111A हो गया, 112A हो गया, 115 क्या हो गया, BB हो गया, 115BB हो गया हमारा। ओके, तो ये स्पेसिफिक टैक्स रेट ऑफ इनकम है जहां हमने रेट को स्पेसिफिक कर दिया। इसमें से हम आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं देंगे। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? अगर हमको इसमें से चैप्टर 6A की डिडक्शन देनी होती तो हम इसके लिए कंसेशनल या स्पेसिफिक रेट ही नहीं करते, फिर तो नॉर्मल रेट, मान लीजिए आप पे 30% टैक्स रेट है तो उसी रेट से टैक्स ले लेते और आप अपनी इनकम में से डिडक्शन क्लेम कर लेते। अगर आपको कंसेशनल 10%, 15% इस तरह से टैक्स लिया जा रहा है तो लॉ मेकर के मन में ये बात जरूर थी कि जब रेट हमने कंसेशन कर दी है तो इसका मतलब नहीं है कि इस इनकम से भी अब आप डिडक्शन क्या कर लोगे, क्लेम कर लोगे। फिर अगर ऐसी नियत आप रखते हो तो फिर इसका मतलब है कि आप टैक्स देने की नियत भी नहीं रखते। तो इसलिए प्रोविजन है ये 111A, 112A, ठीक है ना, 115BB, BBJ जो ऑनलाइन गेमिंग से जो इनकम होती है, 115BBE अनडिस्क्लोज्ड इनकम से होती है जो स्पेसिफिक टैक्स रेट है। तो लॉ मेकर के मन में ये विचार ही था कि इन इनकम स्पेसिफिक टैक्स रेट की इनकम के अगेंस्ट हम आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं देंगे। इसके बाद में हम आ जाते हैं अपनी पहली डिडक्शन जो है हमारी कौन सी है, सेक्शन 80C है, ठीक है ना। सेक्शन 80C ये है इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, कुछ पेमेंट बेस्ड है, कुछ सेविंग्स क्या है बेस्ड है। ये डिडक्शन बनाने के पीछे रीजन ये था कि हम इंडिविजुअल को, जो नेचुरल पर्सन होते हैं या HUF के जो फैमिली मेंबर होते हैं, वो अपने जिंदगी के प्रति, अपने लाइफ के प्रति थोड़े से सिंसियर हो जाएं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करें ताकि एक सिक्योरिटी बनी रहे उनके पास में। तो उसको एक टैक्सेशन के प्रोविजन से जोड़ दिया सो डेट एनकरेजमेंट मिल गया कि हाँ, हम अपनी ही सेविंग करने के लिए, अपना ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक रीजन हो गया कि मेरे को इनकम टैक्स, मेरे को टैक्स में छूट देगा, मेरे को डिडक्शन देगा। तो लॉ मेकर क्या कर सकते, इनकम टैक्स में आपको सिर्फ टैक्स की डिडक्शन ही दिलवा सकते थे। ओके, तो जो इनसे बन पड़ सकता था, इन्होंने 80C में आपको वेरियस मोड्स बताई हैं। अब उसमें से आपको जो मोड्स पसंद आता है, जो आपको जरूरी लगता है उस समय, तो उस समय में वैसा आप काम करिए और टैक्स की रिबेट भी लीजिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो आपके पास में सफिशिएंट रीजन होंगे ऐसा काम करने के लिए, और गवर्नमेंट के पास जो पर्पस है
वो पर्पस पूरा हो जाएगा, भले ही उस पर्पस को पूरा करने के लिए उनको टैक्स का लॉस भी करना पड़ रहा है, रेवेन्यू का लॉस करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे बेनिफिट के लिए, ठीक है, हम एज ए इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए वो रेवेन्यू लॉस भी कर रहे हैं और हमको एडिक्वेट एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि आप करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को देंगे, मैक्सिमम कितनी है, 1,50,000 है। तो रेवेन्यू लॉस करने की भी एक क्या होती है, सीमा होती है। तो एक सीमा उन्होंने कितनी फिक्स करी, 1.5 लाख फिक्स करी। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अपनी इनकम इन्वेस्टमेंट में लगा दो और ये सोच के कि अपना इन्वेस्टमेंट भी हो गया और टैक्स भी कुछ देना ना पड़ा, तो फिर देश कैसे चलेगा, ठीक है। तो सब कुछ सेविंग्स आपको और सब कुछ इन्वेस्टमेंट एक साल ही थोड़ी करने हैं, जिंदगी लंबी जीनी है तो हर साल करते रहिएगा, ओके। तो इसलिए एक लिमिट बांध दी गई और लिमिट इनको जो सही लगी वो कितनी लगी, 1.5 लाख लगी, 1,50,000 है, ओके। यहां सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप क्या करवा लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन क्यों दे रहे हैं, तो देखिए आप नहीं रहेंगे, ठीक है, आप चले जाएंगे तो उस लॉस को तो कोई रिपेयरेबल लॉस तो नहीं है, लेकिन जो अब हैं आपके फैमिली मेंबर, स्पाउस हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ आसानी हो जाए, ठीक है ना, दुख उनके कुछ कम हो जाए, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को इन्होंने कहा आप लाइफ इंश्योरेंस कराइए। आप नहीं हैं तो आपकी वाइफ को, बच्चों को सपोर्ट मिल जाएगा, वाइफ नहीं रही तो आप और आपके बच्चों को मिल जाएगा, बच्चे नहीं रहे तो बुढ़ापे का सहारा फिर कौन रहेगा, तो आज LIC लाइफ इंश्योरेंस कराओगे तो उससे आने वाला पैसा ही आपके लिए शायद बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। इस थॉट के साथ में उन्होंने प्रोविजन बनाया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खुद के लिए करो, स्पाउस के लिए करो या बच्चों के लिए करो, ठीक है ना, हम आपको यहाँ पर क्या दे देंगे, डिडक्शन हम आपको यहाँ पर दे देंगे। तो सेल्फ भी कहा इन्होंने, स्पाउस भी कहा और इन्होंने क्या कहा, बच्चे भी कहा। बच्चे ऐसा कोई नहीं कि 2 बच्चे, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 2 बच्चों से प्यार है, ठीक है ना, बच्चे जितने भी हैं उनके नाम पे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकेंगे। इसके बाद में फिर इन्होंने एक लिमिट भी बांध दी है, ठीक है ना, कि इस लिमिट से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं देंगे। ऐसा करने से पीछे, ऐसा करने के लिए उनके पास में एक पर्याप्त रीज़न था, सफिशिएंट कॉज ये था कि हम आपको इन्वेस्टमेंट करना अलाउ कर रहे हैं, लेकिन आप इसको गलत नीयत से ना ले लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ना लंबे लंबे इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हो और टैक्स का बचाने के लिए और आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और देश को टैक्स नहीं मिल रहा, तो आपके तो दोनों काम हो गए, तो ऐसा ना हो। तो इन्होंने एक लिमिट बांधी। लिमिट बांध के इन्होंने क्या कहा, पहले तो उन्होंने कहा ये 2012 से पहले जो पॉलिसी थी उनका जो मिनिमम सम अश्योर्ड होता था उसका कितना परसेंट है, उसका मैक्सिमम 20% हम आपको एक साल में ATC में लाइफ इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन दे सकेंगे। 2012 में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि नहीं 20% बहुत ज़्यादा है, ये लिमिट को कम कर देते हैं। तो आपका जो भी मिनिमम सम अश्योर्ड है उसका मैक्सिमम कितना होगा, 10% होगा। इसका मतलब मिनिमम सम अश्योर्ड 5 लाख है, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000 होता है। लेकिन अगर मिनिमम सम अश्योर्ड आपका 50 लाख है तो उसका 10% कितना होता है, 5 लाख। तो ऐसा भी नहीं कि आपको 5 लाख की प्रीमियम की डिडक्शन दे देंगे, हम आपको ATC में 1.5 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन भी नहीं देंगे। तो 1.5 लाख से ज़्यादा भी नहीं देंगे। और जो मिनिमम सम अश्योर्ड है 2000 से 12 पहले तो 20% था, और 2012 और उसके बाद में जो पॉलिसी निकला रहे हैं, ठीक है ना, अब कितना रह गया, 10% रह गया। इन्होंने फिर इनको फील हुआ कि जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं या जिनको कैंसर, किडनी फेलियर जो हो जाता है, स्पेसिफाइड एलिमेंट हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनियां भी उनका क्या नहीं करवाती, इंश्योरेंस नहीं लेती है यार, बड़ी मुश्किल से लेती है तो प्रीमियम ऑब्वियसली बात है इसलिए भी ज़्यादा चार्ज करती है, क्योंकि मालूम है कैंसर का है तो कुछ ज़्यादा समय का मेहमान नहीं है, किडनी फेलियर है तो कुछ साल निकाल सकेगा, और उसके बाद तो उसका क्या होगा, पेमेंट की लायबिलिटी तो आनी है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों से वो प्रीमियम क्या लेते थे, ज़्यादा लेते थे, लेकिन इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न था वो मिनिमम सम अश्योर्ड के 10% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं दे रहा था, ठीक है। तो एक बात जो दिख रही थी कि प्रीमियम ज़्यादा जा रहा है उनका दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं देख पा रहा था। तो 2013 में उन्होंने फिर बदलाव किया। उन्होंने कहा जो भी 80U से हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, या 80DDB स्पेसिफाइड एलिमेंट वाले हैं, तो उनके लिए 10% को बढ़ाकर अपन 50% और बढ़ा देते हैं, 15% कर देते हैं। तो 2013 और उसके बाद में जो पॉलिसी निकलाई जा रही है 80U वालों के लिए, 80DDB वालों के लिए, उनके लिए उन्होंने कितना कर दिया, 15% कर दिया, बढ़ा दिया। बढ़ाया कब, 2000 किससे बढ़ाया था, 13 से बढ़ाया था इन्होंने।
ठीक है। इसके बाद देखिए कई तरह के आपको इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर क्या दिए, मौके दिए, जिसको कौन सा क्या समझ में आता है, ठीक है। तो इन्होंने कई एवेन्यू बताए हैं, सबकी समझ अलग अलग होती है, किसी हर का लाइफ के थॉट जो होता है बिल्कुल अलग चलता है। किसी को लाइफ इंश्योरेंस समझ में आता है तो किसी को कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वो ये मान के चलता है कि मैं तो अमर पैदा हुआ हूँ, और मालूम है जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा, लेकिन वो अपने आप को अमर समझते, सबकी थॉट होते हैं। तो उसमें उन्होंने और बताया कि आप जैसे क्या करवा लीजिए, यूलिप है, ठीक है, यूनिट लिंक्ड क्या है, इंश्योरेंस क्या है, प्लान है। तो ये भी इंश्योरेंस है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड होता है। यूनिट से क्या होता है, लिंक्ड होता है। LIC का ले लीजिए, म्यूचुअल फंड का ले लीजिए, UTI का ले लीजिए, जिसका समझ में आप उसका ले लीजिए, ठीक है। इंश्योरेंस है, खुद के नाम पे ले लें, स्पाउस के नाम पे ले लें, बच्चों के नाम पे ले लें, चलेगा। डिडक्शन आपको यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ओके, ठीक है। और यूलिप की टैक्सेबिलिटी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए, इसके बाद में इन्होंने और मौका दिया पीपीएफ का मौका दिया। देखो पीपीएफ में ब्याज भी बढ़िया देते हैं। अभी फिलहाल 7.1% का क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। इतना ब्याज एफडी पे ना मिले, अभी उससे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। तो पीपीएफ को इन्होंने कहा कि जिसको पीपीएफ समझ में आता है तो पीपीएफ करवा लो भाई, जिसको लाइफ इंश्योरेंस समझ में नहीं आ रहा, यूलिप समझ में नहीं आ रहा, वो ये मान के चल रहा मैं तो नहीं मरूंगा, ओके, मेरा तो प्रीमियम चले जाएगा, मरना तो हूँ नहीं, मैं तो स्वस्थ हूँ, बिल्कुल उम्र ही कम है, तो चलो उसके लिए एक क्या पीपीएफ भी है। अब क्या करेंगे, बढ़िया ब्याज दे दिया, 7.1% का क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। तो जो कर सकते थे वो सब कुछ किया जा रहा है। अब आप पीपीएफ खुद के नाम पे करा लो, स्पाउस का भी खुलवा लो, बच्चों का भी खुलवा लो, ठीक है, करवाते हैं। हम जिस कल्चर सोसाइटी में हैं तो डॉटर की मैरिज पे आप पीपीएफ से बहुत पैसा मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीपीएफ आप अब स्पाउस और बच्चों के नाम पे करा सकोगे तो पीपीएफ की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये भी है भाई, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, उनके लिए तो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो भी होते हैं, सुपर एन्यूशन फंड है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिनका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, तो उनके लिए फिर क्या, तो फिर ऑब्वियसली बात थी, रीजन बनता है पीपीएफ का, पीपीएफ की डिडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। और जो एम्प्लॉय हैं तो वो ये डिडक्शन कहाँ ले सकेंगे, अपनी आरपीएफ में ले सकेंगे, सुपर एन्यूशन फंड में से क्या कर सकेंगे, ले सकेंगे। चलिए, इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर कहा, तो देखिए एक व्यक्ति है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसे काम करे कि वो ना रहे, तो उसकी जो फैमिली है उसको ज़्यादा दिक्कतें ना हो, तो उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस था। पीपीएफ इसलिए था कि कुछ सालों बाद आपको जब पैसा मिले, आज छोटे छोटे अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करता रहें और बड़े अमाउंट में आपको जब कंपाउंडेडली इंटरेस्ट जुड़ के पैसा मिले, तो उस समय ज़रूरत के समय इतना पैसा हो जाए कि आपकी परेशानियां कम हो सके, वो पीपीएफ करा। आपकी जिम्मेदारी एक ही होती है, अपने बच्चों को क्या करना, पढ़ाना, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, बच्चों को पढ़ाना आप ही का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, जिम्मेदारी भी है। तो उसको भी उन्होंने एटीसी से जोड़ दिया, बच्चे को भी, बच्चे की पढ़ाई को भी हमारे लॉ मेकर ने क्या माना है, इन्वेस्टमेंट माना है, जो वास्तव में बात सच है। पढ़ाई के लिए खर्चा करना एक क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और बच्चों को तो क्या करना चाहिए, पढ़ाना ही चाहिए। तो इन्होंने कहा हम 2 बच्चों की पढ़ाई पर रिडक्शन देंगे। अब 2 बच्चों के लिए क्यों कहा, तो रीजन आप जानते ही है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए अलग अलग लॉ के अंदर कह रहे हैं, चुनाव के अंदर कह रहे हैं कि अगर 2 से ज्यादा क्या नहीं होंगे, बच्चे होंगे, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और अगर यहाँ पर डिडक्शन दे देंगे तो फिर सरकार के बनाए हुए अलग अलग लॉ अलग अलग बातें बोलेंगे, यूनिफॉर्मिटी रहेगी कैसे। तो जब सरकार खुद ही चाह रही है 2 से ज्यादा बच्चों की ना हो, तो इन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं 2 बच्चे 3 होंगे, पढ़ाओ, तीनों को ही पढ़ाना है, जिम्मेदारी ये भी है आपकी, ठीक है। लेकिन डिडक्शन हम किसके रेस्पेक्ट में देंगे, 2 बच्चों के रेस्पेक्ट में देंगे। किसकी देंगे, हम आपको ट्यूशन फी की देंगे। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से डिस्करेज करना चाहते हैं स्कूलों में दी जाने वाली जो डेवलपमेंट फी या फिर आप जो डोनेशन बोलते हैं उसको इनडायरेक्टली ये डिस्करेज कर रहे हैं कि, और इससे स्कूल वाले भी क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं कि हम ट्यूशन फी के नाम से लेंगे तब तो सामने वालों को डिडक्शन मिलेगी, लेकिन डोनेशन या डेवलपमेंट फी के नाम से लेते हैं तो उनको डिडक्शन नहीं मिलती है। तो वो भी एक तरीके से क्या हो जाते हैं, रीजन बन जाता है कि हम भी पैसा ट्यूशन फी के नाम से ही लें। तो पेरेंट्स भी चाहेंगे कि आप ट्यूशन फी के नाम से लो, डोनेशन क्यों लेते हो, डेवलपमेंट फी के नाम से क्यों लेते हो, जब लेना है ट्यूशन फी के नाम से लो। तो इसलिए ट्यूशन फी की क्या देते हैं, डिडक्शन। पढ़ाना कहाँ पर है, इंडिया में पढ़ाना है। कहाँ पर पढ़ाना है, इंडिया में पढ़ाना है, क्योंकि जब आपको आगे जब क्या हायर स्टडीज के लिए पढ़ाना हो तो अलग सेक्शन में हम आपको रिडक्शन दे देंगे। अभी एटीसी में क्या है, इंडिया में आप क्या कर लो, पढ़ा लो, फुल टाइम कौन सी हो, एजुकेशन हो।
तो बेसिकली स्कूलिंग कराओ, बच्चों को पढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट है, कॉलेज करवाओ, वहाँ की ट्यूशन फी पे करो, 2 बच्चों तक की पढ़ाई तक की आपको यहाँ पर डिडक्शन क्या करेंगे, देंगे। और एक व्यक्ति का क्या होता है लाइफ के लिए, ठीक है ना, खुद का लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, बच्चों की क्या करा, पढ़ाई कराई, पैसे की जरूरत पड़ेगी, पीपीएफ करवाया, ठीक है ना। और अब एक मकान भी बहुत जरूरी है, तो मकान को भी इन्होंने एटीसी से जोड़ दिया। इन्होंने कहा मकान खरीदो, अब मकान कहाँ से, मकान के लिए तो इन्होंने कहा लोन ले लो। अब लोन भी ऐसा नहीं कि किसी से भी ले लो, हम आपको डिडक्शन क्या कर देंगे, दे देंगे। तो भाई जो लोन का काम कर रहे हैं उनसे लोन, ऐसे थोड़ी ना दोस्त से क्या कर लिया, लोन ले लिया और एटीसी में डिडक्शन मांगने आ गए, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है, एलआईसी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, या आपका एम्प्लॉयर ही है, तो आप उनसे क्या लीजिए, लोन लीजिए, मकान बनाइए। हम आपको यहाँ पर मकान जो भी आप लोन लेंगे उसका रीपेमेंट करेंगे, ब्याज की नहीं, ब्याज की तो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी वैसे ही है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन की हम आपको यहां पर क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। क्या मिल जाए डिडक्शन, स्टैंप ड्यूटी की भी दे देंगे। अब इससे ज्यादा लॉ आपके लिए क्या करेगा, स्टैंप ड्यूटी खुद एक टैक्स है, तो उस टैक्स के आपको दूसरे टैक्स, इनकम टैक्स में उसकी डिडक्शन दे रहे हैं, तो एक टैक्स लॉ दूसरे लॉ के अंदर पेमेंट किए गए टैक्स की क्या दे रहा है, डिडक्शन दे रहा है। तो इससे ज्यादा गवर्नमेंट आपके लिए और क्या करेगी, रेवेन्यू का लॉस भी खा रही है, ठीक है। जो एक जगह टैक्स ले लिया उसका भी आपको यहां पर क्या दे रही है, डिडक्शन दे रही है, तो और क्या बन पड़ेगा। तो बहुत ही बेहतरीन बनाया गया, एक सामान्य लोगों के लाइफ के लिए क्या क्या जरूरतें होती है उन सब जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन में आपको बड़ी चॉइस दी है, ठीक है। तो स्टैंप ड्यूटी की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी चार्जेबल टू आईएचपी, तो मकान कंप्लीट कर लेना तो डिडक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं कि लोन ले लिया, मकान बना ही नहीं है, तो उनकी भी, लॉ मेकर की भी समझो, जिस पर्पस से बनाया, जब वो पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा तो फिर प्रोविजन बनाते समय उनको ध्यान रखना होगा कि हमारा पर्पस भी क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा मकान जिसकी इनकम चार्जेबल टू आईएचपी हो, वो आईएचपी तभी होता है जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है। अब मकान बन गया, अब हाथ पकड़ते पकड़ते आप उंगली पकड़ते पकड़ते आप गर्दन पकड़ने की बात मत करना। ऐसा नहीं कि बाद में रिपेयर करा रहा हूं उसकी भी दे दो, उसमें कुछ ऑल्टरेशन करा रहा हूं तो उसकी क्या दे दो, डिडक्शन दे दो, रिनोवेशन कराया उसकी डिडक्शन दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको रिपेयर की, ठीक है ना, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन, इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। या फिर जो इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ता है किसी टाउनशिप के अंदर, टाउनशिप है, सोसाइटी मेंबर बनने के लिए या हाउसिंग कंपनी का मेंबर बनने के लिए, तो वो मेंबरशिप फीस की यहां पर आपको क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। जस्टिफाइड क्या है, प्रोविजन है, ओके। इसके बाद में इन्होंने और कहा है सुकन्या समृद्धि स्कीम, ठीक है। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे, एटीसी में जोड़ दिया, ठीक है। तो गर्ल चाइल्ड है उसके नाम पे खाता खुले, बढ़िया ब्याज देंगे, 8%, 8 पॉइंट या उससे भी प्लस 8.1% का ब्याज देंगे। अब और क्या चाहेंगे सरकार से, सरकार आपके लिए बढ़िया ब्याज दे रही है, उस ब्याज की आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी दे रही है, उस खाते में जमा कराने की भी क्या डिडक्शन दे रही है। तो और बताइए गर्ल चाइल्ड के लिए क्या क्या करेगी, इनकम टैक्स में जो बन सकेगा वही कर सकेगी। अलग अलग लॉ के अंदर अलग अलग बेनिफिट दिए जा रहे हैं, बेटी पैदा हो रही है तब उसके लिए सरकार से आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो और क्या करेगी सरकार, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, पीपीएफ से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं वो आपको, एफडी से भी क्या दे रहे हैं, ज्यादा ब्याज दे रहे हैं आपको। तो और क्या करेगी सरकार, तो सरकार ने बढ़िया एटीसी बनाया, आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम का भी क्या दे रहे, डिडक्शन दे रहे हैं, उसका ब्याज आपको क्या करा, एग्जेम्प्ट करा, और जो बन सकता था इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजन बना के वो सब कुछ इन्होंने आपके लिए करा। तो इंटरेस्ट भी इसका क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। इसके बाद में इन्होंने कहा नहीं समझ में आता है आपको पीपीएफ समझ में नहीं आता है, क्योंकि पीपीएफ में रेस्ट्रिक्शन भी होती है, पैसा निकल नहीं सकता, ठीक है। तो भाई इन्वेस्टमेंट की चॉइस होनी चाहिए, जिसको ये मालूम है मैं तो अमर हूं, ठीक है ना, पीपीएफ का पैसा निकलेगा नहीं, ठीक है, तो उसको एक और ऑप्शन है भाई एफडी करा ले। अब एफडी में क्या है, 3 महीने की कराओ तो ब्याज रेट कम होती है, 6 महीने रेट कराओ थोड़ी सी बढ़ती है, ठीक है ना, पहले 3% है, 4%, 5%, फिर 5 साल इसकी कराओ तो बैंक 7%, 7.5%, सीनियर सिटीजन को 7.75, इतने तक का क्या देती है, ब्याज देती है। अब यहां पर इन्होंने क्या करा, वो क्या करते, एक तीर दो निशाने। अब इन्होंने एफडी को यहां पर जोड़ दिया तो आपको डिडक्शन तो मिलेगी, और जब बैंकों को एफडी का पैसा मिलेगा तो वो आगे इकोनॉमी के अंदर होम लोन में पैसा देंगे, बिजनेस लोन के लिए पैसा देंगे, एग्रीकल्चर लोन के लिए पैसा देंगे। तो बैंकिंग सेक्टर को भी बड़ा क्या होगा, फायदा होगा, और हो रहा है,
ठीक है, एटीसी में आज एफडी है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर को बड़ा फायदा हो रहा है। तो इन्होंने कहा एफडी कौन सी, चाहे बैंक में करा लो, जिसको पोस्ट ऑफिस समझ में आता है वहां करा लो, लेकिन एफडी जिसकी क्या हो, कम से कम 5 साल वाली क्या हो, एफडी हो, तो उसकी भी यहां पर आपको क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा भी है, नाबार्ड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, म्यूचुअल फंड है, जो टैक्स सेवर मतलब जिनमें म्यूचुअल फंड या शेयर्स में करने पे एटीसी में मिल जाए उसको अपन टैक्स सेवर बोलते हैं। शेयर्स डिबेंचर, एनएससी का 8th इश्यू, तो बहुत चॉइस है आपकी। अब आपको कौन से समझ में आता है आप कर लीजिए। हम तो 1.5 लाख तक की आपको क्या दे सकेंगे, डिडक्शन यहाँ पर दे सकेंगे। डिडक्शन हम आपको यहाँ पर क्या कर देंगे, दे देंगे। अब देखो बहुत बढ़िया इन्होंने सोचा, इन्होंने देखो किसी के पास में ऐसा तो है नहीं कि उम्र रुक जाए, उम्र तो आएगी, और एक उम्र ऐसी भी आएगी जब क्या होगे, शायद रिटायर्ड हो जाओगे, रिटायर्ड जैसी एज हो जाएगी। सरकार के ऊपर क्या है, जल्दी से जल्दी रिटायर करने का क्या है, प्रेशर है। जल्दी रिटायर करें तो लोगों को क्या, नए लोगों को क्या मिलेगा, जो जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और जो एग्जिस्टिंग है वो चाहते हैं कि हमको जल्दी रिटायर ना करो। ठीक है, आप भी अपने घर में देखेंगे तो कोई 58 या 60 ईयर्स में इतना भी बूढ़ा नहीं हो जाता है कि वो काम ना कर सके, बिल्कुल कर सकता है। काम नहीं करने की वजह से फिर रिटायर्ड के बाद जल्दी बूढ़ा होता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि नए युवाओं को भी तो नौकरी देनी है। अब उस समय जैसे कि आज मान लीजिए घर का खर्चा आपका महीने का 1 लाख रुपए है, मान के चलते 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो रिटायरमेंट आप जो अपना इन्फ्लेशन चल रहा है, मैं सिर्फ इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, तो आपके रिटायरमेंट की एज पे अगर आप आज की इन्फ्लेशन से करेंगे तो आपको एहसास होगा कि उस समय आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने का, मतलब साल का 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज्यादा आपको सिर्फ घर के लिविंग एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए पैसा चाहिएगा। आज देखें तो 1 करोड़ रुपए सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए चाहिएगा हमको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उस समय कोई सोर्स बन जाए, जैसे कि आज गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय होते हैं, पेंशन आती है, ठीक है, तो पेंशन क्या है आप उनसे पूछ सकेंगे, उनको फील कर सकेंगे पेंशन क्या चीज है। तो उसके लिए इन्होंने यहां पर क्या करा, पेंशन के लिए डेडिकेटली सेक्शन बना हुआ है, 80CCC और सीसीडी बना हुआ है, लेकिन वहां पर तो एक टियर 1 अकाउंट है ही। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की टियर 2 अकाउंट भी है। टियर 2 अकाउंट में क्या है, ये कि एडिशनल अकाउंट है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए। इसमें रेस्ट्रिक्शन बड़ी कम है, ठीक है ना, विड्रॉ करना है आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, लॉक इन पीरियड, ऐसी बड़ी कम रेस्ट्रिक्शंस है। तो वो यहां पर एटीसी में क्या कर लिया है, कवर कर लिया। हालांकि पेंशन के लिए तो 80CCC और सीसीडी तो सेक्शन है ही, ठीक है ना, पर पेंशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है बाकी सब चीजों से कि पेंशन को इन्होंने यहां जोड़ा। टियर 2 का अकाउंट, अच्छा टियर 2 का अकाउंट तभी खुलता है जब टियर 1 का अकाउंट आपको खुला हुआ हो, और टियर 1 तो सभी का भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो, अदर देन एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन टियर 2 अकाउंट सिर्फ एम्प्लॉय का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का ही होता है। ठीक है, तो एटीसी में यहां पर डिडक्शन मिल जाती है। एटीसी में जब अपन ने ट्यूशन फी ऐसे बच्चों की बात करी, तो बच्चों का मतलब चाहे डिपेंडेंट हो या लाइफ इंश्योरेंस की अपन ने बात करी, तो डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट नहीं हो, माइनर हो, मेजर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सन हो, डॉटर हो, सब कुछ यहां पर क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो ये सारे एटीसी के क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके उसकी क्या ले सकेंगे, डिडक्शन हम ले सकेंगे। आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर बताता हूं, पानी पी लेते हैं। यस, तो अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है ना, उसकी टैक्सेबिलिटी। तो सबसे पहले डेथ पे तो वह एग्जेम्प्ट होता है। इसका पीछे रीजन क्या है, देखिए डेथ के केस में टैक्स लग जाए तो इससे बुरा क्या होगा, फिर तो वैसा ही होगा कि किसी के घर में डेथ हुई है और हम वहां पर मिठाई बांटने चले गए। तो ये तो जनरल बात है यार कि है ना, डेथ हुई है और डेथ के केस में उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी करें, ये किसी भी तरह से फिजिबल होता ही नहीं है। तो डेथ के केस में मिलने वाले पैसे पे कभी भी क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, अदर देन डेथ पे पैसा मिले तो भी वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपका जो प्रीमियम जा रहा था ना, किसी भी साल में एटीसी की लिमिट से ज्यादा नहीं था, जो लिमिट उन्होंने बताई थी ना 10%, 15%, ओके, तो उस लिमिट से ज्यादा नहीं था। और साथ ही साथ जिन्होंने पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 और उसके बाद में निकलाई है, ठीक है, एक निकलाई है, एक से क्या निकलाई है, ज्यादा निकलाई है, तो मान लो आपने 6 पॉलिसी निकला ली, तो पहले 4 पॉलिसी के प्रीमियम को एग्रीगेट करा, तो अगर वो 5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ, मतलब 6 पॉलिसी है, उनमें से जिन जिन पॉलिसी को अपन ने एग्रीगेट करते गए उनके प्रीमियम को, तो वो 5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ, तो जिन जिन का ज्यादा नहीं हुआ तो उनका जब पैसा मिलेगा, तो एटीसी की लिमिट से तो ज्यादा था ही नहीं,
वो तो कंडीशन नहीं। और 2023 और उसके बाद में जो निकलाया, अच्छा ऐसा प्रोविजन क्यों लाए? लोगों ने इसको क्या बना रखा था? लोगों ने इसको बना रखा था एक तरीका, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, डिडक्शन तो 1.5 लाख की ही मिलती है, 1.5 लाख की मिलती, कोई बात नहीं, लेकिन जब पैसा मिलेगा उस तब तो टैक्स नहीं होगा। बाकी तो क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब भी रिटर्न मिलता है तो फिर वो क्या लगता है, टैक्स लगता है। यहाँ तो बिना मरे भी लाइफ इंश्योरेंस में पैसा तो मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे उसके, तो आपके उस पे क्या नहीं लगे, टैक्स नहीं लगे। तो लोगों ने इसको एक तरीका बना लिया, ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो क्या है टैक्स फ्री हो रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करवाने लग गए, एक ही जने की, एक ही के लाइफ का क्या करवाने लग गए, ज्यादा इंश्योरेंस है, कई तरह की अलग अलग क्या ले लिया, पॉलिसियां ले ली है, अलग अलग प्रीमियम भर रहे हैं। तो फिर इनको मजबूरन करना पड़ा कि आप ले लो, हम रोक तो सकते नहीं है पॉलिसी लेने से, ठीक है ना, पॉलिसी लेने से रोक देंगे तो फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कैसे चलेगी। तो आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को बिजनेस मिल रहा है एटीसी की वजह से, और आज 115 बीएससी सबसेक्शन 1A में नहीं मिल रहा है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, एफडी पे भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वालों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सिर्फ जो प्रोविजन बनता है ना, तो प्रोविजन के इफेक्ट इकोनॉमी के कई सेक्टर में आते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर इन्होंने क्या कहा, आप तो जितनी पॉलिसी निकलानी है निकला लो, कैसे, पर जिन जिन पॉलिसियों के प्रीमियम को हमने जोड़ा, और अगर वो प्रीमियम किसी भी साल में हर ईयर वाइज देखना है 5 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड किसी भी साल में प्रीमियम एटीसी की जो लिमिट थी ना 10% 15% उससे ज्यादा ना जाए। तो दोनों देख लेना, किसी भी साल प्रीमियम वो 10% 15% की लिमिट से ज्यादा भी नहीं गया, और अगर आपकी मल्टीपल क्या थी, इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, तो जितनी भी थी, तो जिन जिन पॉलिसियों को एग्रीगेट करा, तो जिन जिन का 5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और जिसको प्रीमियम जोड़ते ही 5 लाख से ज्यादा हो गया है तो फिर उस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। हाँ, डेथ के केस में तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। मैंने रीजन कहा ना, नहीं तो हो गया ना कि किसी की डेथ हुई और मिठाई बांटने चल गए, कितना अजीब हो जाएगा। ओके, इसके बाद में कौन सा है, यूलिप भी है। यूलिप तो नाम से ही था कि इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस का तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी है। तो दो चीजें, इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो इन्होंने ये 2021 में समझ में आ गया। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इन्होंने कहा कि भाई वहां लिमिट 2.5 लाख डाल दी, तो अगर आप एक से ज्यादा यूलिप करवा ले तो एलआईसी की भी यूलिप होती है, यूटीआई की भी क्या होती है, यूलिप होती है, म्यूचुअल फंड में भी क्या होती है, यूलिप होती है। तो आपने एक से ज्यादा यूलिप करवा ली है, तो जिन जिन यूलिप के प्रीमियम को जोड़ा, तो वो अगर किसी भी साल 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर उनसे जब क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनसे जब क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उस पर टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन जिस पॉलिसी के प्रीमियम को जोड़ते ही वो 2.5 लाख से क्या चला गया, ज्यादा चला गया, तो फिर उस पॉलिसी को आपको ध्यान होगा, उसको कैपिटल असेट मान लेते हैं, और फिर उस पर सेक्शन 111A, ठीक है ना, या फिर 112A क्या हो जाता है, कैपिटल गेन क्या हो जाता है, एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की भी क्या डाली, एप्लीकेबिलिटी डाली। ओके, तो ये सब उन्होंने किया। तो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तब तो एग्जेम्पशन में कवर हो जाएगा, और जिस पॉलिसी को जोड़ते प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा चला गया, तो फिर उस पॉलिसी से जब भी पैसा मिलेगा तो वो आप समझो कैपिटल गेन है, आप कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन को करिएगा। तो डेथ के केस में एग्जेम्प्ट हो गया, एटीसी की लिमिट से ज्यादा नहीं है, और 2023 और उसके बाद में पॉलिसी निकलाई, तो जिन जिन पॉलिसियों के प्रीमियम को जोड़ा 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उससे मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट हो गया। यूलिप के केस में जिन जिन पॉलिसी के प्रीमियम को जोड़ा 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो टैक्सेबल कब हो गया, अदर देन डेथ पे मिला, प्लस अदर देन डेथ पे मिला, या फिर आपका प्रीमियम एटीसी की लिमिट से क्या था, ज्यादा था, या फिर 2023 के बाद में पॉलिसी निकलाई, तो जिस पॉलिसी के प्रीमियम को जोड़ते ही प्रीमियम 5 लाख से क्या चला गया, ऊपर चला गया, तो फिर उस पॉलिसी से पैसा मिलेगा, वो क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यूलिप के केस में जिस यूलिप को जोड़ते ही आपका प्रीमियम 2.5 लाख से क्या चला गया, ऊपर चला गया, तो उस यूलिप को क्या मान लेंगे, कैपिटल सेट मान लेंगे, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लेंगे। 111A और 112A वाला आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा आपको। और की मैन इंश्योरेंस की तो हम डिडक्शन देते हैं, तो उससे जब पैसा मिलेगा, तो आपको लास्ट रिवीजन में बताया था रीजन, एम्प्लॉयर को मिले तो पीजीबी में टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि डिडक्शन भी पीजीबी मिले, एम्प्लॉय को मिले तो सैलरी हेड में, और अदर देन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिले तो आईओएस हेड में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो ये अपन ने कंप्लीट क्या करा, डिस्कशन करा किसका, एटीसी का। अब आते हैं किस पे, 80CCC पे। 80CCC डेडिकेटली क्या है, सेपरेट सेक्शन है पेंशन को लेके, जबकि हमारा एटीसी भी पेंशन को क्या करता है, कवर करता है। तो पेंशन की
ठीक है ना, अहमियत को कितना सीरियसली लिया है वो आप लॉ को देख के यहाँ पर फील कर सकेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा आप LIC का क्या कर लीजिए, पेंशन स्कीम ले लीजिए, ठीक है। और पेंशन में, अच्छा पेंशन किसको चाहिएगी, ऑब्वियसली बात है इंडिविजुअल को, तो ये 80C या CCC डिडक्शन इंडिविजुअल के लिए है। आप कंट्रीब्यूट करिए पेंशन फंड में, LIC के या अदर इंश्योरर के पेंशन फंड में आप करिए तो आपको डिडक्शन देंगे। अच्छा पेंशन तो आपको मालूम है, पेंशन तो टैक्सेबल होती है, तो यहाँ पर भी कुछ विशेष बात नहीं है। आप जो भी पेंशन का पैसा आएगा तो पेंशन का पैसा तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा ही होगा। तो ये 80 क्या बना, CCC बना, कुछ विशेष बात नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास बात नहीं। हाँ खास बात है तो 80 कौन सा है, 80CCD जिसे हम बोलते हैं, ये भी पेंशन है। पेंशन के लिए डेडिकेटली क्या है, सेक्शन है, लेकिन ये पेंशन है कौन सा, NPS के नाम से सुना होगा, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन क्या है योजना। ओके, तो ये बड़ा क्या है, सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में सबसे पहले बात करें तो अगर एम्प्लॉयर ने आपकी पेंशन फंड NPS में जो भी कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम है उसमें जो कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है, वो आपकी सैलरी बनेगा। रीजन क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर आपके लिए जो भी करे, ठीक है ना, जो भी करे, बेनिफिट जो भी करे वो आपकी सैलरी ही है, तो वो आपकी सैलरी में जाएगा। लेकिन पेंशन इतनी इंपॉर्टेंस वाली चीज है कि वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सैलरी हेड में एक बार का तो टैक्सेबल हो रहा है, लेकिन बाद में जाके ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन भी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। डिडक्शन कितनी देंगे, तो डिडक्शन ऐसा नहीं कि जितना कंट्रीब्यूट कर देगा पूरी दे देंगे, उसकी एक लिमिट है। लिमिट कितनी है, 10%, ठीक है। 10% से ज्यादा की क्या नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे। 10% ऑफ BDR। अब BDR क्यों करा इन्होंने, देखो बेसिक सैलरी तो लेनी थी, ठीक है, नहीं तो 10% और लेंगे किसका, एम्प्लॉय के केस में बेसिक सैलरी तो लेनी थी। DA भी उतना ही लो ना जितना रिटायर, पेंशन क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो DA भी उतना ही लो ना जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। तो बस क्या लेना है, बेसिक तो लेनी थी, DA सिर्फ उतना ही लेना जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का क्या बन रहा हो, पार्ट बन रहा हो। तो 10% ऑफ क्या कर दिया, BDR कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो इन्होंने 10% की रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया, उनके केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी दे देंगे, 14 दे देंगे। तो पहले तो जितना कंट्रीब्यूट करेगा वो आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है, लिमिट है, सीमित है, वो 10% ऑफ BDR, और गवर्नमेंट के केस में 14% ऑफ क्या है, BDR है। ये आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी। विशेष बात है कि ये डिडक्शन आपको तब भी मिल जाएगी, ये एम्प्लॉयर वाली डिडक्शन आपको तब भी मिल जाएगी जब आप 115 BAC सबसेक्शन 1A जो अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से अपनी टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो चैप्टर 6A की नहीं मिलती है, लेकिन 115 BAC सबसेक्शन 1A में ये 80CCD की जो एम्प्लॉयर वाली डिडक्शन है मिल जाती है। अच्छा, इसका भी रीजन ये है क्योंकि उसने जो कंट्रीब्यूट करा वो मेरी पहले सैलरी हेड की इनकम बन चुका है। तो आज अगर आप डिडक्शन दे भी रहे हो और एक लिमिट में दे रहे हो तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है, बहुत विशेष बात नहीं है। और विशेष तो फिर वो तब भी नहीं है जब पेंशन की इतनी बड़ी क्या है इंपॉर्टेंस है, तो उसके सामने डिडक्शन दे रहे हो तो कोई विशेष बात नहीं है। तो ये तो हुई किसकी बात हुई, एम्प्लॉयर की क्या हुई, बात हुई। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी तो अपने लिए कंट्रीब्यूट करे, ठीक है ना। एम्प्लॉयर ही आपकी पेंशन फंड की टेक केयर क्यों करे, खुद की भी टेक केयर करनी है, तो आज थोड़ा थोड़ा बचा के पेंशन फंड में करो, ठीक है ना। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, NPS के अंदर, अटल पेंशन योजना में आपको FD PPF से भी ज्यादा ब्याज क्या कर रहे हैं, वो कंपाउंडेडली करेंगे। और सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे, ठीक है ना। फिर तो आप तो सब कुछ ही समझ लो कि आपको सब कुछ ही देश ही नाम कर दें, तो ऐसा नहीं होता ना। तो इसमें आपकी रेट भी उनसे भी ज्यादा है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो आपने अपने के लिए क्या करा, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करा। ऐसा भी नहीं कि सारी सैलरी पेंशन फंड में क्या कर दो, पटक दो, डिडक्शन ले लो। उसकी भी एक लिमिट है। कितनी लिमिट है, वही सेम लिमिट है यार, 10% ऑफ BDR। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हो, सेंट्रल के या फिर राज्य, केंद्र या राज्य के, तो वहां पर कितनी है, 14 कर दी गई है। लो, और सरकार के लिए और कर दिया, तो और सरकार वाले अपने वालों के लिए और कितनी टेक केयर करें, उनके लिए क्या कर दिया, 14% कर दिया। दोनों में से जो लोअर होगा उसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बुड्ढे सिर्फ क्या होते हैं, सरकारी कर्मचारी वाले लोग होते हैं, या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं वही बुड्ढे होते हैं, या उन्हीं को पेंशन की जरूरत है, ठीक है ना। और तो और पेंशन की ज्यादा जरूरत तो उनको है कि जिनका कोई क्या नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है, तो उनके लिए तो कोई कंट्रीब्यूट करने वाला भी नहीं है।
कोई एम्प्लॉय के केस में तो एक एम्प्लॉयर होता है जो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इनके तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में तो वो भी नहीं होता, लेकिन पेंशन की जरूरत तो सबको पड़नी है। तो वहां पर भी क्या है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हैं उनके लिए लिमिट कितनी है, 20% ऑफ जीटीआई। अच्छा, जीटीआई क्यों है? ऑब्वियसली बात है यार, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका बीडीआर तो होगा नहीं। बेसिक जब उनकी सैलरी नहीं है तो क्या बेसिक होगी और क्या डीए होगा, कुछ नहीं होगा, उनकी तो जीटीआई होगी। तो जीटीआई का 20 दे रहे हैं तो और क्या देंगे, क्या उम्मीद करोगे? जीटीआई मतलब पांचों हेड की इनकम आ गई है, और क्या करेंगे, 20% कर दिया। 20 ये लो, 20 का भी रीजन ये है कि जब एम्प्लॉय होता है तो एक एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, खुद का भी होता है, दोनों का मिला के फिर डिडक्शन भी मिल जाती है आपको। ठीक है, 10-10 मानो तो भी क्या होती है, 20 होती है। तो फिर उसी रीजन की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में जितना कंट्रीब्यूशन करा और 20% ऑफ जीटीआई विच एवर इज लोअर की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगी। अब इन्होंने एक और एडिशनल डिडक्शन भी करी है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन की। एडिशनल कंट्रीब्यूशन का मतलब इन्होंने यहां पर क्या कहा, अच्छा 50,000 की लिमिट बताई। रीजन यहां पर क्या है और उसको कैसे उपयोग करना है? सबसे पहले तो आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो चाहे आप एम्प्लॉय नहीं हो, सबसे पहले आप तो आप डिडक्शन कौन सी ले लो, ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन वाली जो अप टू 50,000 होती है वो वाली ले लो। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई लिमिट नहीं चल रही, 10% ऑफ बीडीआर या 20% ऑफ जीटीआई कुछ नहीं है। तो जिस पे कोई लिमिट नहीं है उस डिडक्शन ले लो। मान लो आपने क्या करा है, 2,10,000 पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करा, तो सबसे पहले तो 50,000 ये वाली डिडक्शन ले लो जिसे अपन 80 CCD सबसेक्शन 1B बोलते हैं। अब आपका और बचा हुआ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1,60,000 हो गया। हाँ, अब आप अब करो कि इतना तो मैंने क्या करा है, कंट्रीब्यूशन करा है, और अब आप निकाल लो 10% या 14% ऑफ कौन सा, 14% ऑफ क्या करो, बीडीआर करो, फिर दोनों में से जो लोअर आ जाए उसकी क्या ले लो, डिडक्शन ले लो। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो सीक्वेंस भी क्या है, सबसे पहले तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन के ले लो और उसके बाद में फिर आप क्या कर लेना, ये डिडक्शन क्या कर लेना, ले लेना। ठीक है। अब पेंशन से पैसा मिलेगा तो पेंशन से पैसा क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, और पेंशन तो टैक्सेबल होती है। अच्छा, डेथ हो गई तो डेथ के केस में तो एग्जम्पशन बनती है, मैंने बताया था। नहीं तो यार डेथ के केस में टैक्सेबिलिटी वैसी हो जाएगी जैसे कि किसी के घर में मौत हुई और मिठाई बांटने चले गए हो कि बहुत बढ़िया काम हुआ। ओके, तो डेथ के केस में तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। अच्छा, अगर आप इस खाते को ही बंद करवा देते हो, खाते को क्या करवा देते हो, बंद करवा देते हो, खाता तो एक समय पे बंद होना ही होना है, क्लोजर ऑफ अकाउंट होना ही होना है। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ अकाउंट होना ही होना है। तो अब देखिए यहां पर टैक्स, इस केस में तो टैक्सेबिलिटी आएगी, पर पूरी टैक्सेबिलिटी इसलिए भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो पैसा मिल रहा है वो मेरा ही जमा कराया हुआ है। हाँ, उस पर आपने कंपाउंडेडली क्या करते हो, जुड़ता गया ब्याज, जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया, लेकिन मेन बेस तो था, वो तो कौन सा था, मेरा ही क्या था, पैसा था। हाँ, वो बात, ये बात भी मैं प्रेस करने वाली है कि जो मेरा पैसा था उसकी आपने इनकम टैक्स लॉ में डिडक्शन दी थी, लेकिन आज जो पैसा मिल रहा है पूरा वो सब कुछ मेरे लिए इनकम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसमें से अधिकतर पैसा तो किसका था, मेरा ही क्या था, जमा कराया हुआ था। तो अगर पूरा ही खाता क्या करवा दोगे, बंद करवा दोगे, तो जितना पैसा मिला उसमें तो 60% तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो रिमेनिंग 40% क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और बोलिए इनकम टैक्स से आप क्या चाहोगे। ठीक है, कि जो पैसा जमा कराया आपका था, सही बात है, आपका था, आपका जमा कराया हुआ पैसा आपकी इनकम नहीं होता है, लेकिन उसकी हमने आपको डिडक्शन तो दे ही दी थी, पहले डिडक्शन दे ही दी थी, और वो पैसा आपको मिल रहा है, जिस डिडक्शन मिल गई वो पैसा मिल रहा है, तो अब उस पर भी हम आपको 60% एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो और पेंशन के लिए सरकार किस नीयत से काम करे, बेहतरीन नीयत से काम कर लिया, 60% एग्जेम्प्ट कर दिया। हाँ, पार्शियल विड्रॉल करा दिया, जरूरत आ जाती है, ठीक है ना, मकान बनाने के लिए, बेटी की शादी के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, कई रीजन हो सकते हैं जिसमें आपने अपने पेंशन फंड से पैसा निकला लिया, पेंशन फंड से पैसा निकला, पूरा खाता बंद नहीं करवाया, पैसा निकलवाया। ठीक है, और अच्छी बात है, ठीक है ना, निकलाने की फैसिलिटी तो होनी चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय मेरा ही पैसा मेरे काम नहीं आए तो फिर क्या मतलब है। तो जरूरत के समय मेरा पैसा तो मेरे काम आना ही चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या कहा, जितना भी पैसा आपने निकाला, ठीक है ना, आज तक आपने जितना भी कंट्रीब्यूट करा था उसके 25% तक की तो एग्जम्पशन दे देंगे, बाकी बचा हुआ टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो कि जितना भी आपने क्या करा, कंट्रीब्यूशन करा, आज तक जितना भी कंट्रीब्यूशन करा उसके 25% तक तो एग्जेम्प्ट होगा। अब उससे ज्यादा विड्रॉ करा है तो फिर ज्यादा वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ज्यादा विड्रॉ करा है तो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और इन, अच्छा, ये जो है ना पार्शियल विड्रॉल वाली की एग्जम्पशन
जितना कंट्रीब्यूट करा उसकी 25 की, ये एग्जेम्पशन सिर्फ एम्प्लॉय वालों को दी है। जो नॉन एम्प्लॉय वाले हैं ना, जो नॉन एम्प्लॉय वाले, उनको ऐसी एग्जेम्पशन नहीं दी है। हाँ, उनके लिए ये एग्जेम्पशन तो है, जब पूरा खाता बंद करवा दोगे तो 60% तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन पार्शियल विड्रॉल के केस में जो 25% तक की एग्जेम्पशन है, 25% तक की एग्जेम्पशन वो सिर्फ एम्प्लॉय को है, ठीक है ना। नॉन एम्प्लॉय को ऐसी कोई भी क्या नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं है। ओके, इसके बाद में हो गया ये ATCCE है, वो बस ये बोलता है ATC आपका CCC और ATCCD का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का मतलब है उसमें एडिशनल डिडक्शन को हमने कवर नहीं करा, ठीक है ना, हमने उसको कवर नहीं करा। और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था ना, उसको भी कवर नहीं करा, वो भी कवर नहीं है, ठीक है। तो ये CC1 क्या था, ये CC1 था जो आपने क्या करा था, कंट्रीब्यूशन करा था, आपने कंट्रीब्यूशन करा था, ठीक है। तो इन सब की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी, 1.5 लाख होगी। मतलब ATCCD सबसेक्शन 1 भी जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है और सबसेक्शन 2 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उस पे ये 1.5 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। अच्छा, इसका रीजन क्या है, तो ऑब्वियसली बात है, जब नाम ही उसका एडिशनल है और उसको अगर 1.5 लाख में शामिल कर दोगे तो फिर वो एडिशनल रहा कहां से, तो ये तो जनरल बात है। और अगर ATCCD को अगर आप 1.5 लाख में कवर कर दोगे तो फिर मतलब क्या रहा, वो तो उसने मेरे लिए कंट्रीब्यूशन करा था, इनकम मानी थी, अब आप मेरे को उसमें से एक रिडक्शन दे रहे हो, अब उसको भी लिमिट में बांध दोगे तो फिर मतलब क्या रहा। तो वो तो लिमिट से क्या रहना चाहिए, बाहर ही रहना चाहिए, तो उसको लिमिट से क्या रखा है, इन्होंने बाहर ही रखा है। तो ये हमारा CCC CCD यहां पर कवर हुए। अब हम एक कर लेते हैं अभी ATCCH, जो अग्निवीर आपने नाम सुना होगा, 4 साल के लिए, ठीक है ना। तो अपोजिशन पार्टी ने उसके लिए खूब विरोध भी करा है, ठीक है। तो वो तो गवर्नमेंट ऐसा ही होता है, अपोजिशन तो हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी, और रूलिंग पार्टी होगी वो उसका फेवर करेगी कि सही है। तो ATCCH में अग्निपथ वालों के लिए, ठीक है ना, अग्निपथ वालों के लिए, अग्निवीर वालों के लिए वही सेम है। अग्निपथ कॉर्पस फंड बनेगा जिसमें ये खुद एम्प्लॉय असेसी भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, सरकार भी क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। और जिस तरह की इंपॉर्टेंस है और जिस थॉट के लिए ये स्कीम बनाई गई है अग्निपथ वाली, अग्निवीर वाली, तो उसके अंदर जो प्रोविजन है वो बिल्कुल सूटेबल है कि आप जो भी अग्निवीर जो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको ATCCH सबसेक्शन 1 में पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। सरकार आपके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन करेगी, जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगी, उसकी पूरी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। और क्या करें, और ये भी कर दिया कि कल इसमें से जब भी पैसा विड्रॉ करोगे तो वो पैसा भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो पूरा का पूरा पैसा भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। अब बोलिए स्कीम बनाते समय इससे ज्यादा फेवर और क्या करें कि आपके कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन दे दी, सरकार ने जो कंट्रीब्यूशन करा उसकी भी आपको डिडक्शन दे दी। अच्छा, वो पहले तो इनकम बनेगा आपकी सैलरी हेड की, ठीक है, तब डिडक्शन दे रहे हैं, पूरी दे रहे हैं। और जब भी पैसा निकलाओगे वो भी टैक्सेबल नहीं, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो सरकार जो कर सकती थी वो उन्होंने अग्निवीर वालों के लिए स्पेशली यहां पर कर भी दिया है। और खास बात यहां पर यह है, जैसे 115 BAC ऑप्ट करने पर, 115 BAC सबसेक्शन 1A ऑप्ट करने पे, जैसे ATCCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है। क्यों मिल जाती है कि भाई उसने जो कंट्रीब्यूशन करा उसको पहले आपने सैलरी हेड में इनकम भी माना है तो डिडक्शन भी दो, और इसकी भी मिल जाएगी। ATCCH सबसेक्शन 2 जो अग्निवीर वाले हैं, जो अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर कॉर्पस फंड में करा, उसकी भी गवर्नमेंट ने जो करा उसकी डिडक्शन यहां पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो विथ रीजन के साथ में ये चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए अब अगले सीक्वेंस पे चलते हैं और ATD, DD, DDB और ATU कवर करते हैं। यस, अब जो अगला सेक्शन हम कवर कर रहे हैं सेक्शन ATD, यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की हमको रिडक्शन मिलती है। तो आज आप देख पा रहे हैं, आज तो बहुत जनरली कम एजेस के अंदर हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, कैंसर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनके इलाज में, इनकी थेरेपीज़ में, इनके ऑपरेशन सर्जरी में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। ओके, तो इसके लिए लिंक कर दिया इसको किसमें, इनकम टैक्स में, हमें भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी हो जाएगी। कल कुछ ऐसी इलनेस हुई तो पैसा खर्च हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो हम मेंटली और फिनेंशियली इस बात से क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ा फायदा हो रहा है, और इनकम टैक्स लॉ जो कर सकता है आपको एक डिडक्शन दे रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू को लॉस कर रही है, और अपनी किसके लिए, अपनी हमारी फिजिकल जो हमारी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसके लिए। तो उसको लिंक कर दिया उन्होंने, डिडक्शन से ATD बना दिया। क्या कहा,
25,000 रुपए के प्रीमियम तक की क्या मिल जाएगी, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 25,000 रुपए का प्रीमियम तो बहुत है, ठीक है ना। इस 25,000 के प्रीमियम तक आप 5 लाख तक की पॉलिसी का कवरेज कर लोगे, और 5 लाख तो एक काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है ना, कवरेज करने के लिए। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो आज आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के प्रति किन किन लोगों के लिए बनती है, तो आप देखें तो स्पाउस के लिए बनती है, अपने आपके जो बच्चे हैं उनके लिए बनती है। बच्चों के लिए तब तक बनती है जब तक वो क्या हो जाए, डिपेंडेंट ना हो जाए, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ना हो जाए। डिपेंडेंट है तब तक जिम्मेदारी है, जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तो उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी आपके लिए। तो यहाँ डिडक्शन किसके लिए मिलेगी, अस खुद के लिए, ठीक है ना। पॉलिसी में कवरेज किसका हो, स्पाउस का हो, और किसका हो, डिपेंडेंट बच्चों का हो, ठीक है, डिपेंडेंट बच्चों का हो। और किसके लिए, पेरेंट्स के लिए। और किसके लिए, पेरेंट्स के लिए भी। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है भाई, जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे तब तक पेरेंट्स आपके लिए क्या करवाएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब आप उनका कराओगे। तो इस तरीके से याद कर सकेंगे। तो किनका है, पेरेंट्स का है। डिडक्शन का अमाउंट कितना है, 25,000 है। और इनमें से अच्छा 25,000 में आप कवर हो, स्पाउस कवर है, और डिपेंडेंट बच्चे कवर हैं। ओके, यहाँ बच्चों पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन उस तरीके का नहीं है जिसमें बच्चों की क्या लगाई जाए, लिमिट लगाई जाए। ये हेल्थ को इंश्योरेंस करने के लिए है। ओके, तो ऐसा नहीं कि कोई से भी 2 बच्चों का आप करवाओगे, जो बच्चे अभी हैं तो उनका करवाओगे। और पेरेंट्स के लिए सेपरेट लिमिट है कितने की, 25,000 की। अब इनमें से अगर कोई भी सीनियर सिटीजन हुआ, आप, स्पाउस, पेरेंट्स कोई भी हुआ, तो जो भी सीनियर सिटीजन हो जाएगा वहां रेस्पेक्टिव लिमिट बढ़कर क्या हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। तो 50,000 भी लिमिट बहुत ज़्यादा है। 50,000 की लिमिट तक आज के डेट में इंडिया में काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छे कवरेज तक क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो लिमिट कितनी है, 25,000। 25,000 पेरेंट्स के लिए अलग है, और आपके फैमिली मेंबर और पेरेंट्स में अगर कोई भी सीनियर सिटीजन मतलब समझते हो, 60 ईयर से काफ़ी नहीं होता, रेसिडेंट भी होना होता है, तो फिर लिमिट बढ़कर क्या हो जाती है, 50,000 हो जाती है। अच्छा, आज आपने देखा होगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये डायग्नोसिस सेंटर, पैथ लैब वाले खूब मैसेजेस, कॉल करते हैं, ठीक है ना। आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, अच्छी बात है, करवाना चाहिए, ठीक है। बीमार होने से पहले अगर मालूम पड़ जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। हार्ट के लिए भी आजकल हो गया है, हार्ट अटैक आने से पहले आपको मालूम पड़ सकता है कि कितना क्या है, ब्लॉकेज है, 5 मिनट की 2 मिनट की टेस्टिंग से मालूम पड़ जाता है। ओके, तो वो है। तो ये आप अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो आप अगर यहाँ पर जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, तो ये थोड़ी ना कि मैं हेल्थ में क्या करवा रहा हूँ, ब्लड टेस्ट करवाने आ रहा हूँ और इसके लिए मैं आपको अकाउंट पे ही चेक दे रहा हूँ। तो आप वो समझे बात को। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट कितनी है, 5,000 है। आप करवाइए, अपने पेरेंट्स का करवाइए। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि सीनियर सिटीजन हो गए तो क्या ब्लड टेस्ट की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे सीनियर सिटीजन ना हो, ठीक है, लिमिट कितनी है, 5,000 ही है। कितनी है, 5,000 है। और ये सब मिलाकर लिमिट कितनी रहेगी, 25,000। मतलब ऐसा नहीं कि प्रीमियम की 25,000 और 5,000 हेल्थ चेकअप की करवा लो, दोनों मिला के 30 हो गई, या सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तो प्रीमियम की हो गई, 5,000 हेल्थ चेकअप की तो 55,000 हो गई, नहीं, ठीक है। इस सेक्शन की टोटल लिमिट ही कितनी है, 25,000। और कोई भी सीनियर सिटीजन हो गया 50,000, इसमें प्रीमियम भी आ गया, इसमें आपका हेल्थ चेकअप भी आ गया, ब्लड टेस्ट भी आ गया, सब कुछ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आ गया। अच्छा, इंडिया में देखा गया है जिसको क्या हो जाता है, डिसीज हो जाती है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनियां उनका इंश्योरेंस नहीं लेती, क्योंकि उनको मालूम है ये तो बीमार है, तो ये तो क्या करेगा, क्लेम करेगा, तो प्रीमियम तो भरेगा कम और उससे कई मल्टीपल गुना इसका तो क्या ले लेगा, क्लेम ले लेगा, तो मेडिकल। इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पहले से क्या करती है, आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हुई, मतलब आपने करवा ली और वो बीमारी जो निकली वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही थी, आपने नहीं बताई, तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर लॉ मेकर ने सरकार ने इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखा कि भाई उन लोगों के लिए भी तो जरूरी है जिनका इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, खर्चा तो उनका भी मेडिकल का हो जाएगा। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि आप अपने एक्सपेंडिचर की क्या ले लीजिएगा, डिडक्शन ले लीजिएगा, एक्सपेंडिचर की क्या ले लीजिएगा, डिडक्शन ले लीजिएगा। तो ये सेक्शन में सब दे दिया, ठीक है ना। प्रीमियम पे करो उसकी ले लो, हेल्थ चेकअप करवाओ उसकी ले लो, और क्या करो, मेडिकल क्या करो, एक्सपेंडिचर करो, तो उसकी भी आप क्या ले लो, डिडक्शन ले लो।
मेडिकल एक्सपेंडिचर की भी क्या रिडक्शन। अच्छा, मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात इन्होंने सिर्फ सीनियर सिटीजन के केस में करी है कि जिनका इंश्योरेंस नहीं हो रहा तो उनको हम मेडिकल एक्सपेंडिचर की दे देंगे। तो बेसिकली ये सेक्शन हमारे लिए तो बना ही बना है, उतना ही सेक्शन इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए भी बना है, ठीक है। और एक फेयर बेनिफिट दे दिया भाई, सीनियर सिटीजन हो और कोई आपका हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, नहीं हो पा रहा है या आपका है नहीं, जो भी केस है, तो आपका खर्चों की डिडक्शन ले लेना। बस ध्यान रखना लिमिट यहाँ पर वही रहेगी, लिमिट कोई अलग अलग नहीं बढ़ेगी। लिमिट जैसे सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है तो वो 50,000 ही रहेगी। प्रीमियम मिला लो, एक्सपेंडिचर मिला लो, आप हेल्थ चेकअप मिला लो, सब कुछ मिला लो तो भी क्या रहेगी, 50,000 ही रहेगी। ओके, तो ओवरऑल लिमिट कितनी है, 25,000। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000, पेरेंट्स के केस में 25,000, और अगर कोई भी सीनियर सिटीजन हुआ, मदर फादर कोई एक भी हुआ, तो भी लिमिट कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। फैमिली की बात करें तो इसमें ब्रदर सिस्टर नहीं आएंगे। आप अगर देखें तो हम किसका करवाते हैं, हम अपना स्पाउस का, बच्चों, और बच्चे भी कौन से, जब तक डिपेंडेंट है तब तक करवा रहे हैं। जब वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम पे तो हम उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो हमारा करवाएंगे, मतलब खुद का भी करवाएंगे और हमारा पेरेंट्स का भी करवाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमने इसका रीजन यहां पर क्या कर लिया, समझ लिया। ओके, सीनियर सिटीजन का मतलब बता दिया, रेसिडेंट और 60 इयर्स तो आप जानते ही है। मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन किसकी मिलेगी, मेडिकल एक्सपेंडिचर की तभी मिलेगी, पहली बात जब आपका कोई इंश्योरेंस ना हो, कोई भी इंश्योरेंस ना हो। दूसरा, आप सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन का मतलब समझते हैं रेसिडेंट होना, ठीक है। 60 इयर्स तो सभी समझते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है अगर आप क्या हो, रेसिडेंट हो और 60 इयर्स और उससे ज़्यादा हो तो आप सीनियर सिटीजन हो, और आपका अगर कोई प्रीमियम नहीं जा रहा है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए लेना आप। अगर मान लो फादर मदर हैं, दोनों ही रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, फादर का तो प्रीमियम जा रहा है तो आप उनकी प्रीमियम की ले लीजिए, मदर का प्रीमियम नहीं है, मदर पॉलिसी में कवर नहीं है, उनका एक्सपेंडिचर है, उनकी ले लीजिए। लेकिन दोनों की भी ले लोगे तो लिमिट तो कितनी रहेगी, 50,000 ही रहेगी। लिमिट कितनी रहेगी, 50,000 ही रहने वाली है। अब आप यहाँ पर जब पेमेंट करोगे तो आप प्रीमियम का पेमेंट है, ये कोई प्रीमियम का पेमेंट हॉस्पिटल के काउंटर पे जाके तो करना नहीं है, तो प्रीमियम का पेमेंट कैसे होना चाहिए, अदर देन कैश में होना चाहिए। है बात बड़ी अजीब है, लिखना अकाउंट पे ही चेक चाहिए था, अकाउंट पे ड्राफ्ट लिखना चाहिए था। अभी क्या करें, ये इंश्योरेंस कंपनियों को फेवर कर रहे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से मैन्युपुलेटेड प्रोविजन है। अब ये जो भी है क्या है, ठीक है ना, अजीब है। अदर देन क्या लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है। अदर देन कैश में तो फिर बीरियर चेक भी दे दोगे ना, ठीक है, अकाउंट पे ही नहीं दोगे, बीरियर चेक दे दोगे, ठीक है, सिर्फ क्रॉस चेक ही करके दे दिया तो भी वो क्या हो जाएगा, अदर देन कैश में आ जाएगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो, कैश में करना चाहो तो हॉस्पिटल के काउंटर पे, या आजकल तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ब्लड टेस्ट तो घर पे ही आ जाते हैं, घर पे करके लेते हो, उनको कैश देते ही देते हैं अपन, तो आप उनको दे सकते हो। आपका कराओ, पेरेंट्स का कराओ, कैसे भी करा लो। लिमिट कितनी रहेगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, टोटली 5 जारी रहेगी। यूँ तो लिमिट 25-25 अलग है, फैमिली मेंबर के लिए 25 अलग है, पेरेंट्स के लिए 25 अलग है। सीनियर सिटीजन हो गए तो फिर क्या है, फैमिली मेंबर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 50 अलग है और पेरेंट्स की 50,000 अलग है। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में सबका भी करवा लो तो भी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 5,000 है, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25,000 और क्या है, 50,000 है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा हो गया है ज़्यादा कि ऐसी पॉलिसी भी आ गई है जो आपके 5 साल 6 साल 7 साल का कवरेज कर लेती है। अब लोगों को होता है कि हर साल तो करवाना ही है, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमी में सब तरह के लोग हैं, ऐसे भी हैं जिनको नहीं करवाना है मेडिकल इंश्योरेंस, कुछ नहीं करवाना है, वो मान के जिस दिन आएगा खर्चा कर लेंगे, इतने सालों तक प्रीमियम क्यों भरें, वो उनके समझ में नहीं आता है, ठीक है। जिनके समझ में आता है वो हर साल करवाते हैं, 10 साल तक करवाते हैं, चाहे कोई क्लेम नहीं उठाया तो भी वो करवाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 10 साल हो गए अभी तक तो कोई क्लेम उठाया नहीं अपन ने तो अब क्यों करवाए, वो हर साल करवाते हैं। तो जो हर साल करवाते हैं उनके लिए क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी लाती है कि भाई आप 5 साल का एक साथ करवा लो, ठीक है ना, आपको प्रीमियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जिसके समझ में आती है कि वैसे तो मेरे को हर साल करवाना ही है और हर साल प्रीमियम वैसे बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो क्यों ना मैं एक से ज़्यादा साल की क्या ले लूँ, पॉलिसी ले लूँ और लमसम क्या दे देता हूँ, प्रीमियम दे देता हूँ। अब लमसम प्रीमियम तो आपने दे दिया और पॉलिसी कई सालों तक कवर कर रही है तो डिडक्शन आपको प्रोपोर्शनेट मिल जाएगी। कितने सालों तक, जितने साल का क्या है पॉलिसी कवरेज कर रही है। मान लो पॉलिसी कवरेज 6 साल है तो आपको डिडक्शन, प्रोपोर्शनेट डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 6 सालों में मिल जाएगी। तो जिस ईयर में प्रीमियम पे करा और जब तक पॉलिसी इन फोर्स रहेगी उतनी ईयर में आप उसकी डिडक्शन क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो ये आप देख लीजिए, अच्छी बात है, अपने लिए एक एनकरेजमेंट मिलता है कि भाई मेरी हेल्थ सेफ्टी तो होगी। कल मान लीजिए किसी भी तरह का सर्जरी ऑपरेशन हो गया, कुछ इलनेस हो गई, खर्चा हुआ तो इंश्योरेंस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इलाज करवाने में, ठीक है ना। नहीं
तो शायद हो सकता है कि आदमी इलाज ही नहीं करवाए, कि इतने पैसे लग जाएंगे, लाखों रुपए लग जाएंगे, नहीं करवाएगा, पोस्टपोन करेगा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो वैसे देखें तो भी अच्छा है। इंश्योरेंस कंपनियों के देखें तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने रेवेन्यू का लॉस करके उनकी बल्ले बल्ले भी कर रहा है, और हमारी क्या कर रहा है, फिजिकल सेफ्टी भी कर रहा है वो। तो एक अच्छा प्रोविजन है और अच्छा अमाउंट है डिडक्शन का यहाँ पर। इसके बाद में सेक्शन कौन सा है, एटीयू है, डिसेबिलिटी का है, ठीक है ना, क्या है, डिसेबिलिटी का है। अब अगर डिसेबिलिटी को समझो तो डिसेबल को कहाँ तो रोजगार मिल रहा है, सरकार ही क्या देती है, रोजगार देती है, सरकारी देती है, विकलांगों को रोजगार दे दिया, उनको दे दिया। और वैसे जनरली विकलांग लोग ज़्यादा कुछ इनकम नहीं कमा पाते, जनरली है, ठीक है ना, कलेक्टर बनिए, बनते भी हैं, ठीक है, तो उनके लिए सरकार में कोटा भी होता है, तो उनके लिए थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। मैं कहता हूँ चैलेंजेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिनके चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं उनकी मेहनत भी ज़्यादा होती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिनके लिए चैलेंजेस लाइफ में वैसे ही ज़्यादा हैं, उनके लिए और कुछ क्या कर सकेंगे, तो उनके लिए ये है कि आपने बिना कुछ करे, अभी प्रीमियम में तो पेमेंट भी करा था, आपके लिए बिना कुछ करे भी क्या है, डिडक्शन है, ठीक है ना, 75,000 रुपये की फिक्स डिडक्शन है। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, अब सीवियर डिसेबिलिटी तो 80% ही, उससे ज़्यादा अगर मान लो डिसेबिलिटी है, कहाँ आप प्रैक्टिकली सोचिए कैसे कमाएगा। अब तो सरकार ही उसके लिए कुछ करे तो कमा सकेगा, अब सरकार ही उसको रोजगार दे और सरकारी इनकम टैक्स में डिडक्शन दे, तो उसके लिए डिडक्शन कितनी है, 1,25,000, मतलब 50,000 और ज़्यादा उसके लिए फिक्स डिडक्शन है। खर्चा नहीं करा तो भी डिडक्शन है। अब खर्चे के लिए वेट नहीं करना, जीवन में उसके वैसे ही चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, अपने चैलेंजेस से वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी से उनको अलग अलग सहायता देती है, रेलवे में क्या देती है, फ्री यात्रा देती है, ठीक है ना, रोडवेज में फ्री यात्रा देती है। तो लॉ मेकर जो सरकार है उनसे जहां जहां बन सकता है वहां वहां करते हैं। अब इनकम टैक्स में क्या बन सकेगा, इनकम टैक्स में यही बन सकेगा भाई, हम रेवेन्यू का लॉस कर लेते हैं, बिना कुछ पेमेंट करे भी डिडक्शन ले लो, तो ले लो डिडक्शन, 75,000 रुपए की डिडक्शन है, तो टैक्स का आपको जो भी बेनिफिट मिलता है मिल जाएगा आपको ये, ओके। इसके बाद में है सेक्शन कौन सा है, 80DD है। 80DD में क्या है, तो डिसेबिलिटी है, लेकिन डिसेबल व्यक्ति है ना, आप नहीं हो, कोई डिपेंडेंट है। अगर आप देखें तो आपकी फैमिली में आप किसको अपना डिपेंडेंट रखोगे, जो आप पे डिपेंडेंट हो, ठीक है ना, और आप उसके टेक केयर भी करो, तो स्पाउस का करोगे, बिल्कुल बच्चों का करोगे, आप अपने भाई और किसका करोगे, बहनों का भी करोगे, और माता पिता का तो करोगे। तो यहां पर कौन कवर हो गए, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है ना। अगर वो हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल हैं, तो बिल्कुल आप टेक केयर करोगे। आप देख लीजिए जनरल फैमिली में बिल्कुल भाई बहन होते हैं, तो दूसरा भाई उसकी टेक केयर करता है, तो टेक केयर करता है, तो वही डिडक्शन है कि फिर वो जिस पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, डिपेंडेंट है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, एडिशनल डिडक्शन उस पर। एक वैसे तो नहीं है, फैमिली है, भार नहीं मानना चाहिए, लेकिन किसी उस तरह से मन से भार नहीं मानो, तो मॉनिटरी तो कुछ तो भार है ही, तो गवर्नमेंट उसका थोड़ा सा भार कम करने का प्रयास कर रही है कि उसको डिडक्शन दे देगी जिसपे वो डिपेंडेंट है, 75,000 और 1,00,000 कितने की, 25,000 की, 1,25,000 की। अच्छा, ये डिडक्शन लेने के लिए आपका क्या होना जरूरी है, रेसिडेंट होना जरूरी है। एटीयू में भी क्या था, रेसिडेंट होना। तो ये डिडक्शन जहाँ सरकार बिना कुछ पेमेंट करे भी आपको डिडक्शन दे रही है, तो ऐसा रेवेन्यू का लॉस तो अपने लोगों से खाएंगे, और अपने लोग कौन, जो देश के कौन हो, रेसिडेंट हो, तो रेसिडेंट वालों को देंगे, ठीक है ना। तो आप पे कोई डिपेंडेंट है, ये कोई पर डिपेंडेंट डिडक्शन नहीं है, ये सेक्शन की लिमिट इतनी है 75,000, और सीवियर डिसेबिलिटी हो तो 1,00,000 कितनी है, 25,000 है, ठीक है। तो जिस पे भी आप डिपेंडेंट हो उस पे कुछ तो मॉनिटरी तो भार है ही, मन का भार हो ना हो, ठीक है, मॉनिटरी भार, सरकार आपके मॉनिटरी भार को थोड़ा सा कम करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, ठीक है ना। मेडिकल प्रीमियम की डिडक्शन तो दे ही रही है आपकी, ठीक है ना, आप करवाइए उनका मेडिकल प्रीमियम करवाइए और डिडक्शन ले लीजिए, और खर्चे भी हो रहा है, कुछ मेडिकल का, ट्रीटमेंट का खर्चा हो रहा है, मेंटेनेंस का हो रहा है, तो उस नाम से और ले लो डिडक्शन। तो अब आप सरकार से क्या चाहोगे, इतने बढ़िया प्यारे, ठीक है ना, और बहुत ही साफ मन से बनाए हुए क्या है, प्रोविजन है ये, तो बढ़िया, बिल्कुल अच्छे हैं ये प्रोविजंस। इसके बाद है इस सीरीज का लास्ट है 80, कौन सा है, डीडीबी है। डीडीबी क्या है, अब इसको आप ऐसा समझिए, ये स्पेसिफाइड एलिमेंट का है, ठीक है ना। कैंसर हो गया, आज बहुत रैंडमली आपको कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे, किडनी फेलियर के रैंडम मिल जाएंगे, ठीक है, किडनी फेलियर है, डायलिसिस हो रहा है, ठीक है ना, कैंसर है, थेरेपीज लग रही है, खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, आप जिस पे डिपेंडेंट हो तो उस पे भार है कि वो खर्चा कर ही रहा है, खर्चा कर ही रहा है।
अब जैसे डेड बॉडी होती है उसको भी कंधा देने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। अब आप अकेला आप अपने कंधे पे क्या कर रहे हो, उसका भार ढो रहे हो, तो सरकार एक एडिशनल कंधा आपको दे रहा है जो वो इनकम टैक्स लॉ में कर सकता है, डिडक्शन दे रहा है। तो अगर कोई आपका फैमिली मेंबर, अच्छा किसकी आप टेक केयर करोगे, तो भाई बहनों की करोगे नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है ना, स्पाउस की बिल्कुल करोगे, बच्चों की करोगे, पेरेंट्स की भी करोगे। तो ये सेक्शन तो मन से समझने के बिल्कुल कर रहे हो, ठीक है ना। वो उनको क्या स्पेसिफाइड एलिमेंट है, आप कौन हो, रेसिडेंट हो। तो ये जो एक कंधा एडिशनल आपको दे रहे हैं, रेवेन्यू का लॉस करके आपको कर रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन तो दे ही चुके थे, ठीक है ना, फिर भी आपको दे रहे हैं तो ये तो अपने लोगों पे ही होगा, ठीक है। कौन, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, जो क्या हो, डिपेंडेंट हो, असेसी खुद भी तो हो सकता है, तो खुद की तो ले ही ले अब इसमें क्या होगा, डिडक्शन ले ले भाई, खर्चा हो रहा है तेरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, ठीक है ना भाई। सरकार क्या कर सकेगी, दूसरे लॉ में ये कर सकेगी, ठीक है ना, कि गरीब हो तो इलाज क्या हो जाएगा, मुफ्त हो जाएगा। इनकम टैक्स में इलाज तो मुफ्त हो नहीं सकता, इनकम टैक्स में डिडक्शन हो सकती है। तो इन्होंने क्या दी, डिडक्शन दे दी कि भाई जितना भी खर्चा करोगे, खर्चा हो रहा है, डिडक्शन दे देते हैं हम आपको, ठीक है ना, अपना एक कंधा दे देते हैं, टैक्स लॉस हम, टैक्स रेवेन्यू का लॉस हम खा लेंगे, ठीक है, तो मुझसे डिडक्शन ले लो। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी, 40,000, 1 लाख अगर सीनियर सिटीजन हो तो, और जितना भी आपने क्या करा, खर्चा करा, दोनों में से जो भी लोअर होगा, ठीक है, जितना भी लोअर होगा। अब आप प्रैक्टिकली बात यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, हो सकता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, पैसा मिल जाए, तो सरकार कह रही है जब पैसा मिल गया, आपको एक कंधा किसी और ने दे दिया, तो फिर हमारा रेवेन्यू लॉस क्यों कर रहे हो। तो जितना भी पैसा आपको रिसीव हो जाए, चाहे आपको इंश्योरेंस कंपनी से हो जाए, आपके एम्प्लॉयर से हो जाए, रिम्बर्समेंट हो जाए, उतने से डिडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बड़ी फेयर बात है, बड़ी फेयर बात है। इसी के साथ में ये जो मेडिकल वाला था ना, ये खत्म हो गया, 80D से चालू करा था, फिर 80U करा, फिर 80DD था और 80DD भी था, ठीक है ना, 80DD भी था। अच्छा, प्रीमियम में किसके लिए कहा था, प्रीमियम में खुद का कराओ, स्पाउस का कराओ, डिपेंडेंट बच्चों का कराओ, पेरेंट्स का, वहां ब्रदर सिस्टर नहीं थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या हुई, डिसेबिलिटी हुई, डिपेंडेंट, तो वहां पर ब्रदर सिस्टर भी आ गए। बड़ा फेयर प्रोविजन थे, ऐसे थे कि मन से अगर समझे तो हमेशा ही क्या रह गए, मन में रह गए। और अगर प्रोविजन की तरह समझा कि प्रोविजन है, एग्जाम की तरह है, तो अभी पढ़ा, थोड़े समय बाद भूल जाओगे, कहाँ तो रेसिडेंट है, कहाँ डिपेंडेंट है, कौन कवर है, ब्रदर है नहीं है। मन से समझोगे तो फिर मन तो मिल ही जाता है। चलिए, इसके बाद में अब कुछ डिडक्शन आ जाते हैं जो ब्याज की डिडक्शन है। पानी पी लेते हैं। यस, तो अगले सेक्शन हमारा कौन सा है, 80E है। अच्छा, 80C में क्या हुआ था, बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फी की डिडक्शन दी थी, और 2 बच्चों के लिए भी कहा था इंडिया में पढ़ाओ, ठीक है ना, स्कूल कराओ, कॉलेजेस कराओ। अब यहाँ पर क्या है, डिडक्शन दे रहे हैं किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। बहुत अच्छी बात है, हायर एजुकेशन। तो इनकम टैक्स लॉ अगर आपको हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए डिडक्शन दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। शिक्षा का स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कह रहे हैं हायर एजुकेशन तो क्या होगी, 12th तो कभी हायर हो नहीं सकती। अब 12th के बाद, अब जैसा देश है तो इस देश में तो 12th के बाद वाले को हायर ही मानना पड़ेगा, और वैसे मानना भी चाहिए, क्योंकि अपन समझते हैं बैचलर डिग्री क्या है, ऐसी वैसी है, ठीक है ना, लेकिन कुछ बैचलर मास्टर डिग्री भी क्या होती है, वैसे MBA मास्टर डिग्री ही है, तो बैचलर डिग्री भी बहुत अच्छी होती है। अब हमारे देश में मैक्सिमम बैचलर डिग्री अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अच्छा डिडक्शन कैसे है, आप उसके लिए लोन लो तो डिडक्शन है। अच्छा, लोन के ब्याज की देंगे, ऐसा नहीं कि लोन चुकाओगे उसकी देंगे। अगर लोन चुकाने की डिडक्शन दे दी तो फिर आप कहाँ पढ़ा रहे हो, इसका मतलब तो सरकार आपको पढ़ा रही है फिर तो जो लोन का रीपेमेंट करोगे उसकी डिडक्शन नहीं दे सकेंगे वो। लोन की डिडक्शन तो उन्होंने एक दी थी मकान के लिए, तो मकान के लोन का रीपेमेंट करा था तो उन्होंने डिडक्शन करी। तो इसका मतलब है कि हमारे मकान में सरकार का कितना सहयोग हुआ, सरकार ने क्या दिया, सहयोग दिया। तो उन मकान की इंपॉर्टेंस को, हमारी मकान की इंपॉर्टेंस, हमारी जरूरत थी ना मकान की इंपॉर्टेंस, उनको उन्होंने इतना समझा कि लोन की रीपेमेंट की दी। बाकी जगह सब ब्याज की दे रहे हैं, अगर लोन की दे देंगे तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंस कर रहे हैं पढ़ाई को। तो लोन लो, और लोन किससे लो, ऐसा नहीं दोस्त वोस्त से लोन ले लिया, जो लोन देने के लिए बने हैं उनसे लो। किन से लो, बैंक से लो, ठीक है ना, बैंक से ले लो। और किससे ले लो, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे लो, NBFC कवर नहीं है, बैंक से लो। हायर एजुकेशन है, अब हायर एजुकेशन है इंडिया में तो हायर एजुकेशन ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब उससे भी बहुत अच्छी बाहर भी है,
ठीक है, बाहर भी है तो अब हायर एजुकेशन जहाँ पढ़ना है पढ़ो, इंडिया में पढ़ना है इंडिया में पढ़ो, बाहर पढ़ना है बाहर पढ़ो, ठीक है ना। नौकरी करते फुल टाइम करनी है फुल टाइम करो, कईयों को होता है पार्ट टाइम करनी होती है एजुकेशन, ठीक है ना, कि कहाँ से फीस भरेंगे कहाँ से, ठीक है ना, लोन कहाँ से चुकाएंगे, तो नौकरी भी साथ करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल लिबरल है, चीज़ों को प्रैक्टिकली ध्यान में रखा। फुल टाइम एजुकेशन कर लो, पार्ट टाइम एजुकेशन कर लो, इंडिया से कर लो, इंडिया के क्या कर लो बाहर कर लो, 12वीं के बाद पढ़ो तो सही आप, ठीक है ना, पढ़ो। और कौन पढ़ो, ऐसे तो नहीं बच्चे पढ़ने, वाइफ को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, खुद पढ़ो, वाइफ को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। ब्रदर सिस्टर क्या नहीं है, कवर नहीं है, ब्रदर सिस्टर कवर नहीं है। तो खुद के लिए पढ़ाई के लिए, स्पाउस की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और कोई 2 बच्चों की लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं कि ना 2 से ज़्यादा बच्चे तो उनको मत पढ़ाओ, 2 बच्चों को ही पढ़ाओ, ओके। तो यहाँ ऐसी कोई बात है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। लोन लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, बैंक से लो, ये चैरिटेबल है, देते हैं पढ़ाई के लिए लोन देते हैं, उन जो देते हैं उनसे लो, और जो ब्याज चुका रहे हो उसकी डिडक्शन ले लो, ठीक है। जिस ईयर में ब्याज पे करा और उसके 7 मैक्सिमम 7 साल, तो टोटल 8 हो गए। एक तो जिस ईयर में चालू करा ब्याज देना और उसके अगले 7 साल, ठीक है ना, मैक्सिमम है अप टू 7, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डिडक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी कोई मैक्सिमम लिमिट विमिट नहीं है, जो ब्याज चुकाओगे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो बढ़िया सेक्शन है, ठीक है ना, बढ़िया सेक्शन है, अच्छी बात है। इसके बाद में अपन एक करते हैं सेक्शन कौन सा, ATEEB, EEA बाद में कर लेंगे, अभी EEB कर लेते हैं, ठीक है ना। EEB में क्या है, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदा उसकी रिडक्शन दे देंगे, तो सरकार क्यों फाइनेंस करेगी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को, हाँ उसके लिए लोन ले रहे हो और ब्याज का जो भार पड़ रहा है ना, उस ब्याज की रिडक्शन दे देंगे। ऐसा नहीं कि लोन की रिडक्शन दे देंगे, लोन का देने का मतलब है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो और सरकार आपको दिला रही है, सरकार क्यों दिलाएगी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब अपने पैसों से खरीदो, पैसा नहीं है लोन लो, हम तो जो ब्याज लग रहा है उसकी रिडक्शन दे देंगे। इससे क्या हो जाए कि बैंक की बल्ले बल्ले भी हो जाएगी, ठीक है ना, कि ब्याज की रिडक्शन मिल रही है तो लोग क्या करेंगे, बाहर की पढ़ाई को या हायर एजुकेशन को या इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोन लेके खरीदेंगे। तो क्या होता है, प्रोविजन बनाते समय सरकार एक ही चीज को ध्यान नहीं रखती, रेवेन्यू लॉस। अगर यहाँ से रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा जिनको ब्याज मिलेगा। तो एक वेल प्लान्ड तरीके से बनता है लॉ, ठीक है। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अब ये भी नहीं है कि ना अपने पर्सनल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है, ठीक है ना, वैसे ही पॉल्यूशन क्या है इतना ज़्यादा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि बिजनेस वालों की गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है, ठीक है। पेट्रोल डीजल, ठीक है ना, भाव बहुत बढ़ रहे हैं और रिक्वायरमेंट उसकी बहुत, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, प्राइस स्टेबिलिटी आ नहीं रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा नहीं कि बिजनेस में जरूरी है, सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत है। बिजनेस वाले को तो दिक्कत नहीं है, बिजनेस वाला तो ब्याज भी चुकाएगा तो डिडक्शन अपनी PGP में ले लेगा, फर्स्ट पुट टू यूज को तो कैपिटलाइज कर देगा और ब्याज की डिडक्शन, बाकी के ब्याज डिडक्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेगा। जो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है उसके लिए दिक्कत है ना, वो कहाँ ले डिडक्शन, तो उसको कहा तू यहाँ आके ले ले, तेरे ग्रॉस टोटल इनकम में से ले ले। लेकिन वही बात है, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें कोई डिडक्शन मिलती ही नहीं है। अब तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर निकलो तो ये डिडक्शन क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। तो लोन कब, लोन किससे लो, तो ये लोन जो देते हैं उनसे लो, ऐसे दोस्त वोस्त से मत लो, जिन्होंने इस इकोनॉमी में जो सेक्टर बने लोन देने के लिए उन्हीं से लो, ऑर्गेनाइज सेक्टर से, ठीक है ना। फ्रेंड कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ी ना था, बैंक से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, NBFC से भी ले लो। NBFC से पढ़ाई का लोन नहीं है, NBFC इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का लोन लो ना, ठीक है। डिडक्शन हम आपको देंगे 1 साल में 1.5 लाख तक की ब्याज की डिडक्शन दे देंगे। अब 2 व्हीलर खरीदो, 3 व्हीलर खरीदो, ठीक है ना, ऑटो खरीदना है, 2 व्हीलर खरीदना है, 4 व्हीलर जो खरीदना खरीद लो, पर्पस तो EV से है, हाइब्रिड भी नहीं, किससे है, EV से है। तो हम आपको यहाँ पर डिडक्शन क्या कर देंगे, दे देंगे। ऑब्वियसली बात है, ये डिडक्शन यहाँ पर तभी मिलेगी जब आपने कहीं और प्रोविजन में डिडक्शन नहीं ली, ऐसा नहीं डबल डिडक्शन वहाँ भी ले ली, GTI में से ले ली, तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, तो करने में तो कैसा अजीब सा है। हाँ, बात यह है कि ये लोन सैंक्शन कब हुआ, 2019 से लेकर 2023 के बीच में हुआ, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशियल फेज में था, ठीक है ना। अब एक बार रिदम क्या कर ली है, पकड़ ली है, इकोनॉमी में आ गया है, ठीक है ना। तो अब अपने आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना इस सेक्शन की डिडक्शन के भी क्या हो रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, ठीक है ना, खरीदे जा रहे हैं। लोगों को अब समझ में आ गई है EV की इंपॉर्टेंस। अभी भी कई चैलेंजेस हैं लेकिन वो कोई बात करने का अपना मंच नहीं, फॉरम नहीं है, तो इसलिए इन्होंने 2019 से लेकर 2023 तक के लिए रखा था, 2023 तक के लिए। तो इस बीच में जो लोन सैंक्शन हुए, जो आज भी चल रहे होंगे, डिडक्शन मिल जाएगी, 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद में ब्याज की डिडक्शन का हम लास्ट सेक्शन करते हैं, ATEEA है ये है कौन से, अफोर्डेबल हाउसेस के लिए दे रहे हैं,
ठीक है, तो मकान के लिए देखो एटीसी में दिया, वहां पर तो लोन की रिपेमेंट की दे दी थी, यहाँ पर ब्याज की दे रहे हैं। ब्याज का हमने ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी भी बना रखा है। तो मकान की इंपॉर्टेंस को सरकार ने कितना सीरियसली लिया है, ऐसा नहीं कि अभी रूलिंग जो सरकार हो, ये प्रोविजन तो पहले भी थे। तो जो भी गवर्नमेंट आई है, मकान की अहमियत को तो उन्होंने हमेशा से ही समझा है। और ब्याज को देखो कितना समझा, हाउस प्रॉपर्टी तो ही, तो आपका अगर लेट आउट होगा या डीम टू बी लेट आउट होगा तो जितना ब्याज होगा रिडक्शन तो वही मिल जाएगी। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है ना, या फिर क्या होगा अनऑक्यूपाइड होगा, तो वहां तो लिमिट है ना 30,000 2 लाख की। अगर ब्याज उससे ज्यादा होगा डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो फिर डिडक्शन कहां लेगा। तो उस ब्याज के लिए ATEEA बनाया गया अफोर्डेबल हाउसेस के लिए। ऐसे ही नहीं कि कोठी खरीद रहे हो, विला खरीद रहे हो, करोड़ों रुपए के खरीद रहे हो, ठीक है, और इनकम टैक्स आपको जिसको जरूरत ही नहीं है किसी की, उसकी इनकम टैक्स सहायता करने में लगा हुआ है, तो जबरदस्ती किसी का थोड़ी भला करना है, सहायता थोड़ी करनी है। ओके, तो उसके लिए कहा कि मकान अफोर्डेबल मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो। तो अगर प्रैक्टिकली समझो तो क्या होता है, आप खरीदते कितने में ही होंगे, जितने की उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है ना, उतने पे ही हम उसकी क्या करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। भले खरीदो 60 लाख में, 70 लाख में, 80 लाख में, उसकी रजिस्ट्री क्या करवाते हैं, उतने पे ही करवाते हैं जितनी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है। तो प्रैक्टिकली ठीक है, प्रैक्टिकली मन में समझा हुआ है, प्रोविजन है स्टैम्प ड्यूटी वाली 45 लाख से ज्यादा की नहीं हो। और जिस दिन लोन क्या हुआ, सैंक्शन हुआ हो, सैंक्शन होने के समय देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप तो लोन लेते ही ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा, डिडक्शन चालू कर दोगे, तो सैंक्शन करते समय देखा जा सकता है कि उस दिन आपके पास में और कोई क्या नहीं हो, मकान नहीं हो, रेसिडेंशियल हाउस नहीं हो, कोई भी नहीं हो, तो उस दिन देखना है। और लोन आपने किससे लिया, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बैंक से ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC भी देती है हाउसिंग लोन, उनसे ले लो। 2019 से लेकर 22 तक का ही प्रोविजन था, ये 22 के बाद में एक्सटेंड नहीं हुआ। तो ये बात थोड़ी अजीब है, वास्तव में है कि इसको तो एक्सटेंड होना चाहिए था, एक्सटेंड रहना ही चाहिए हमेशा। तो अभी जो है वही करेंगे। 2022 तक का सैंक्शन हुआ, तो उनके जो पहले सैंक्शन हो गए, आज तक जो ब्याज चुका रहे हैं, डिडक्शन मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए तक की, ठीक है ना। अब भाई जिसके तो क्या है, डीम लेट आउट है, वो तो डिडक्शन पूरी हाउस प्रॉपर्टी में ले लेगा, हाउस प्रॉपर्टी में ले। जिसका सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, अनऑक्यूपाइड होगा, तो 2 लाख तक की तो वहां ले सकेगा, बाकी की बची हुई अगर होगा तो 1.5 लाख तक की क्या ले लेगा, यहां पर ले लेगा डिडक्शन। वो बाकी बची हुई क्या ले लेगा, यहां पर ले लेगा। तो ये डिडक्शन कौन सा था, ATEEA था, या अब उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके पहले सैंक्शन होकर आज भी क्या चल रहे हैं, ब्याज के मीटर चल रहे हैं, तो उनके लिए है। अब नए वालों के लिए तो ये सेक्शन है नहीं, होना चाहिए था लेकिन है नहीं। इसके बाद में हमारे पास में नया है, डोनेशन कंट्रीब्यूशन वाला है। तो उससे पहले अपन दूसरे क्या करते हैं, कवर करते हैं जो ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है, ज्यादा रेलेवेंट है। ओके, आ गए किस पे, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, आपको ध्यान हो, ATIA से लेकर AT कौन सा होता है, RRB होता है। हम अगर अपने देखें तो हमारे AT RRB भी आता है, ठीक है ना, QQB भी आता है, और AT कौन सा है, JJA। तो ये सब इसमें आ जाते हैं, ये इसकी ATIA से लेकर RRB के बीच में आते हैं। लेकिन अभी जो ATTTA बता रहा हूं, ये ATTTB बता रहा हूं, ये दोनों ही है तो इनकम की डिडक्शन के, लेकिन ये इसके बीच में नहीं आते। ATIA से लेकर ATRR के बीच में, RRB के बीच में नहीं आते हैं। अच्छा, इनके लिए अपन ने पढ़ा है, डिडक्शन लेनी है तो रिटर्न में ही क्लेम करना पड़ेगा, ड्यू डेट तक रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तो ये तो है तो इनकम की डिडक्शन, लेकिन ATIA से लेकर RRB के बीच में नहीं आती है। सेविंग खाते की डिडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए जितना नहीं है उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा सेक्शन ये बैंकों वालों का है। क्यों, ये कहते हैं सेविंग खाता को लाओ, सेविंग खाते की ब्याज की डिडक्शन देंगे। अब इसका मतलब तो ये हमारा थोड़ी ना हुआ, बैंक वालों का हुआ। सेविंग खाते पे ब्याज क्या मिलता है, 2.5%, ठीक है ना। अब ये कहते हैं 2.5% के लिए बैंक में कब सेविंग खाते में पैसा रखो। अब सेविंग खाते पैसा रखोगे तो बैंक तो उसको इकोनॉमी में काम लेगा, बैंक के लिए तो अच्छा है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना, कि वो उसको आगे काम लेगा, 10% 11% लोन देने में काम लेगा, तो लोन का उपयोग होगा इकोनॉमी में, अच्छी बात है। तो उसके लिए अपन को डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि वो जो पैसा दे रहे हैं अल्टीमेटली पैसा हमारा जो होता है, नहीं तो वो कोई बैंक वाले छाप के पैसा छाप के थोड़ी लोन देते हैं। हमारी FD, हमारी सेविंग खाते के पैसे से देते हैं, हमको यहाँ पर डिडक्शन दे रहे हैं। कितनी, 10,000 की लिमिट भी बड़ी फेयर है। अगर 2.5% के हिसाब से 10,000 का ब्याज देखो तो आपको साल भर लगातार 5 लाख का बैलेंस रखना पड़ता है। अब सेविंग खाते का बैलेंस 5 लाख रख रहे हो, ठीक है ना, 5 लाख, तो एक तरीके से देखो तो सेविंग खाते में हमेशा क्यों 5 लाख का बैलेंस रखेंगे, अच्छे बड़े तो FD करा देंगे, ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो लॉ मेकर चतुर भी हैं,
ठीक है ना, कि लिमिट क्या कर दी 10,000, अच्छी लिमिट कर दी, अच्छी लिमिट कर दी है कि ज़्यादा पैसा पड़ा रहेगा तो क्या है, बैंक के आगे क्या आएगा, काम आएगा, बैंक के आगे काम आएगा। तो और इंटरेस्ट ऑन क्या है, सेविंग अकाउंट है। अच्छा, इसको आप ऐसे देखें, अगर ये डिडक्शन नहीं देते तो हम सेविंग खाते में फिर पैसा ही नहीं रखते हम तो, कि हमको मालूम पड़ता है उसकी ब्याज के ऊपर टैक्स लग जाएगा तो हम सेविंग खाते में पैसा ही नहीं रखते। तो बड़े सही तरीके से समझा कि डिडक्शन देने की जरूरत है, लिमिट भी सही तय करी, 10,000 रुपये की क्या है लिमिट है। अच्छा, ये सीनियर सिटीजन ये नहीं लेगा, सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा डिडक्शन है 80 TTB में, तो वो ये TTA नहीं ले सकता क्योंकि इसलिए TTB बना हुआ है। अब जैसे मान लो AOP BOI फर्म ने क्या करवाया, सेविंग खाते में जमा कराया, तो AOP BOI फर्म तो क्या नहीं ले सकती, डिडक्शन नहीं ले सकती। अब उसका पार्टनर या मेंबर सोच रहा है कि मैं फर्म ने जो सेविंग खाते में ब्याज कमाया उसकी ले लूँ। अब ऐसे तो आप क्या करते रहो, सोचते ही रहो, फिर तो आप ये सोचोगे कंपनी के सेविंग खाता है, कंपनी में डायरेक्टर सोचेगा, शेयर होल्डर सोचेगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे प्रोविजन नहीं बनते। तो ऑब्वियसली बात है AOP BOI फर्म है, उनके पार्टनर और मेंबर है ना, फर्म की सेविंग खाते के ब्याज की क्या नहीं ले सकते, डिडक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि माइनर चाइल्ड की इनकम तो पेरेंट्स में क्लब होती है, तो माइनर चाइल्ड को अगर मान लो सेविंग खाते से ब्याज आ रहा है और पेरेंट्स में क्लब हो रहा है तो पेरेंट्स को 80 TTA में डिडक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। जब क्लबिंग करा रहे हो तो डिडक्शन भी मिलनी चाहिए। दूसरा सेक्शन है 80 TTB है, बहुत बढ़िया सेक्शन है ये सेक्शन बहुत बढ़िया है, बैंकों वालों को भी बहुत पसंद है। इस सेक्शन होने से बैंक वालों को बड़ी हेल्प हुई, सीनियर सिटीजन को बड़ी हेल्प हुई। सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, ठीक है ना, छुट्टियों का पैसा, लीव एनकैशमेंट का, ग्रेचुटी का पैसा है, ठीक है ना, और कम्यूटेड पेंशन का पैसा है, PF VF के पैसे मिलते हैं। क्या करवाता है उस उम्र में जाके, वो FD करवाता है। अब उसमें ये नहीं रहा कि मैं इस पैसे को 3 साल 4 साल में डबल कर दूं, तो शेयर्स में पैसा लगा दूं, प्लॉटों में लगा दूं, वो सेफ साइड चलना चाहता है, उसको FD समझ में आती है। जिंदगी में जब शेयर समझ में नहीं आया तो उस उम्र में क्या समझेगा, वो FD करवाता है। अब इतने पैसे की FD कराता है तो ब्याज बहुत ज़्यादा मिलता है। अब ऐसे में उसके ब्याज पे टैक्स लगाओगे सीनियर सिटीजन के लिए, तो सीनियर सिटीजन तो वैसे ही स्ट्रगल ही करता है पैसे के लिए। तो पेंशन जो मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है जो मिल रही है, तो उससे लॉ भी नहीं चाहेगा ज़्यादा टैक्स वसूल करना। तो क्या कहा, सीनियर सिटीजन मतलब रेसिडेंट 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से ज़्यादा वाले, तो उनको तो सेविंग खाता और FD दोनों के ब्याज की रिडक्शन TTB में दे दी, और लिमिट कितनी, अप टू कितनी, 50,000 कर दी। तो अच्छी लिमिट है, बहुत बढ़िया लिमिट है, ठीक है ना, बढ़िया लिमिट है। 50,000 रुपये तक का ब्याज साल का, बड़ा हैंडसम ब्याज अगर बैंक से मिल रहा है तो अच्छे खासे अमाउंट की आपकी क्या है, बैंक में FD है, और वो आपको यहाँ पर क्या दे रहे हैं, डिडक्शन बिल्कुल क्या कर रहे हैं, दे ही रहे हैं। तो बिल्कुल TTA TTB अच्छा प्रोविजन यहाँ पर क्या करा हुआ है, बिल्कुल क्या करा हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम कर लेते हैं कौन सा, ये रॉयल्टी इनकम की डिडक्शन 80 QQB और 80 कौन सा है, RRB है। 80 QQB और 80 कौन सा, RRB। तो 80 QQB RRB दोनों साथ में हैं, तो सिमिलर जैसे प्रोविज़न है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है, मिलते और जुलते क्या हैं, प्रोविज़न है, और बड़े सिंपल भी हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसको रीड करके हम समझ लेते हैं। जैसे QQB तो आप समझ लीजिए मेरे लिए जैसों के लिए है, जो बुक्स के क्या होते हैं, ऑथर होते हैं। अब मैं कोई स्कूलों की किताबें या कैलेंडर तो छापता नहीं हूँ, ठीक है ना, या न्यूज़, ये डायरीज हो गई, कैलेंडर हो गई, या स्कूल की टेक्स्ट बुक हो गई। मेरी बुकें जो होती है वो प्रोफेशनल बुक्स होती है, क्वेश्चन बैंक होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे लिए ये सेक्शन है, मेरे को रॉयल्टी इनकम मिलती है। रॉयल्टी के कई तरीके होते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए मैं किसी पब्लिशर के पास जाता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ मेरे को तो लमसम रॉयल्टी दे दो, ठीक है ना। या फिर कई बार होता है कि नहीं, मैं तो परसेंटेज वाइज क्या लूँगा, रॉयल्टी लूँगा, बुक सोल्ड की जितनी भी रॉयल्टी लूँगा। तो तरीके दोनों कवर है यहाँ पर। तो ऑथर कॉपीराइट होगा बुक्स का। बुक्स कौन सी, लिटरेसी वाली, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर की। स्कूल बुक नहीं, डायरीज, मैगजीन्स, कैलेंडर, न्यूज़पेपर, ठीक है ना, उनकी रॉयल्टी इनकम की डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन किसके लिए, इनकम की कमाई की दे रहे हैं, तो ऐसे एहसान तो अपने लोगों पे ही होगा, एहसान पे ही है। इनकम की भी क्या दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं। कोई पेमेंट थोड़ी कराए, क्या आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम कराया, किसी को दिया, मालूम पड़े कि किसी को दिया है तो डिडक्शन मिल रही है, किसी को दिया भी नहीं है फिर भी दे रहे डिडक्शन। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी को पैसा गया नहीं, फिर भी दे रहे, तो एहसान है। एहसान तो अपने लोगों पे होता है। अच्छा, अगर रॉयल्टी इनकम है,
लमसम भी हो सकती है और परसेंटेज वाइज भी हो सकती है। अगर बुक सोल्ड का परसेंटेज वाइज आ रहा है तो मैक्सिमम डिडक्शन हम आपको जो देंगे ना वो 15% से ज़्यादा नहीं देंगे। मान लो आपको रॉयल्टी तो 18 मिल रही है, मिली होगी 18, इनकम में जुड़ेगी भी 18, लेकिन हम जब डिडक्शन कंप्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर रॉयल्टी इनकम कितने से कंप्यूट करेंगे, 15 से करेंगे, अगर 15 से ज़्यादा मिल रही है तो, ठीक है ना। अगर क्या मिल रही है, 15 से ज़्यादा मिल रही है तो माइनस कर लेना एक्सपेंडिचर, क्योंकि डिडक्शन इनकम की है तो ये तो रिसीट हुई ना, रॉयल्टी मिली रिसीट है, इसमें से एक्सपेंडिचर लेस कर लो, अब जो आएगा उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। लेकिन इसकी भी मैक्सिमम लिमिट है कितनी, 3 लाख। तो रॉयल्टी इनकम निकालो, इनकम का मतलब है रॉयल्टी रिसीट माइनस खर्चे, इनकम आ जाएगी, और 3 लाख विच एवर इज लोअर होगा आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, अगर आपको विदेश से रॉयल्टी आ रही है, फॉरेन से रॉयल्टी आ रही है, तो फॉरेन से रॉयल्टी आ रही है तो फिर वो फॉरेन करेंसी में आए तो ही बेहतर रहेगा। तो डिडक्शन हम आपको तभी देंगे जब वो पैसा किस में आ जाए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ जाए, और एंड ऑफ हमारा कौन सा है, प्रीवियस ईयर है, उसके 6 महीने में सितंबर तक आ जाए या आरबीआई की लिमिट तक आ जाए। तो जितना आ जाएगा उसी की हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। तो देश का भी काम हो जाएगा कि अच्छी बात है, बाहर से क्या लाया, फॉरेन करेंसी में पैसा लाया, लेकिन लेकर आ जा तो ही डिडक्शन देंगे, तो ही डिडक्शन हम क्या करेंगे, देंगे। तो ये तो था हमारा ATQQB था। RRB क्या था, RRB था भाई, QQB में कॉपीराइट था तो RRB में क्या था, पेटेंट था। आप पेटेंट ही हो, आपके नाम पे क्या है, पेटेंट है, तो आपको उस पेटेंट से जो भी रॉयल्टी की इनकम हो रही है, खर्चा माइनस कर लो, इनकम आ जाएगी, और 3 लाख विच एवरेज लोअर की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, पेटेंट को बेच दोगे तो फिर वो कैपिटल गेन हो जाएगा, वो रॉयल्टी इनकम नहीं है। पेटेंट को बेच दोगे तो क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। और पेटेंट को यूज करके आप जो गुड्स बना रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, तो वो रॉयल्टी इनकम नहीं होती है। रॉयल्टी इनकम होती है अपने पेटेंट किसी को यूज करने के लिए दिया, ठीक है ना, यूज करने के लिए। पेटेंट परमानेंटली ट्रांसफर करना कैपिटल गेन है, और पेटेंट से बनाए हुए गुड्स मैन्युफैक्चर करके क्या करना, बेचना, वो भी कोई रॉयल्टी इनकम तो है नहीं। तो जो रॉयल्टी इनकम है ना, उसकी हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। रॉयल्टी मतलब है परमिट टू यूज करना, वो रॉयल्टी है। परमानेंट ट्रांसफर करना क्या है, कैपिटल गेन है। वही मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 लाख ही है। और रिटर्न में क्लेम करोगे तभी आपको इसकी यहाँ पर क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ATJJ, और कौन सा है हमारे पास में, AA है, ठीक है ना। ATJJ और कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, ATAA है। ओके, ATJJAA खास बात इसके अंदर ये है, 115 BAC सबसेक्शन 1A करने पर भी ये डिडक्शन मिल जाती है। बाकी चैप्टर 6 में पढ़ने का ना डिडक्शन नहीं मिलती, एक तो बस मिलती है ATCCD सबसेक्शन 2, कोई विशेष बात नहीं है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा, आपने उसको इनकम ही माना था। CCS सबसेक्शन 2 सेम वो कॉन्सेप्ट पे था, बस ये अग्निवीर अग्निपथ वालों के लिए था। और मिल रही है ATJJ और कौन सा, AA, ठीक है ना। क्यों दे रहे हैं, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ी समस्या हो रही है। नया रोजगार क्या होना चाहिए, ठीक है ना, नए क्या होने चाहिए, रोजगार होने चाहिए। ओके, तो उसको उन्होंने इनकम टैक्स से लिंक करा। भाई इनकम टैक्स क्या कर सकता है, अपना रेवेन्यू लॉस खा के आपको एक इंसेंटिव दे सकता है, ठीक है ना, कि आप नए इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो ये क्या करे, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल डिडक्शन है इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। तो न्यू एम्प्लॉयमेंट क्या है, कॉस्ट, क्यों दे रहे डिडक्शन, इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एडिशनल क्यों कहा इन्होंने, भाई जो भी खर्चा हुआ है तो उसकी PGP में आप डिडक्शन तो लोगे, उसके अलावा और आपको GTI में से हम क्या कर देंगे, दे देंगे। तो फिर और क्या करेंगे भाई, और दे दी हमने, जितना खर्चा हुआ उससे भी ज्यादा की डिडक्शन दे दी, और इससे इनकम टैक्स लॉ से आप और क्या उम्मीद करोगे। हम इतना कुछ कर रहे हैं तो आप इसी लोभ के लिए चक्कर में ही क्या कर दो, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्या करो, क्रिएट करो। न्यू एम्प्लॉयमेंट का मतलब नंबर ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉय फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं कि पिछले साल 100 थे, उसमें से 10 निकाल लिए, 10 वापस से भर्ती कर लिए, और हमने तो नया एम्प्लॉयमेंट करा। तो आपने कहाँ करा, 10 लोगों को तो बेरोजगार करके 10 लोगों को रोजगार दिया। तो इकोनॉमी में तो क्या हुआ, मेंटेन वही रहा, 10 बेरोजगार हुए और 10 को क्या मिला, रोजगार मिला। बात तो तब हो जब पिछले साल लास्ट डे को 100 थे और इस साल 125 हो गए। हाँ, तो ये मालूम पड़ेगा कि भाई 100 तो हमारे पास इकोनॉमी में रोजगार थे ही, अब 125 हो गए, तो 25 और नए लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। अब जो 25 नए लोगों को रोजगार मिला ना, उसके रेस्पेक्ट में हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो पिछले साल जो लास्ट डे को जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट था उसमें इंक्रीज होना चाहिए, उसके नंबर में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा, ये अगर आपका पहला ही साल है तो पिछला साल कुछ है ही नहीं, पिछला कुछ साल नहीं, 31 मार्च ही नहीं है, फिर तो जो एम्प्लॉयमेंट करोगे वो सब कौन होंगे, नए होंगे, वो सब नए होंगे।
फिर ये कहते हैं भाई रखा है तो ऐसा थोड़ी ना कि 10 दिन रखा फिर निकाल दिया, तो ये कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट थोड़ी ना हुआ। फिर आप ये बोलोगे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। अभी जिसको रखा है तो रीजनेबल टाइम के लिए रखो तो उसको माना जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। रीजनेबल कितना इन्होंने माना है 240 दिन या 240 दिन से ज्यादा इस साल, ठीक है। लेकिन अब जैसे कुछ इंडस्ट्री सीजनल होती है तो वहां पर इनको 150 दिन ही लगे, तो इन्होंने कहा जब चलती नहीं है तो 150 दिन। अब वो कौन से थे मैंने उसको कर दिया फल याद करने के लिए। एफ मतलब फुटवियर समझ लो, ए मतलब वियरिंग अपैरल, एल मतलब कौन सा लेदर, ठीक है ना, फल। तो वहां पर इन्होंने 150 दिन या 150 दिन से ज्यादा रखोगे तो हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन यहां पर देंगे। ओके अब देखिए इन्होंने क्या कहा, मान लीजिए 23-24 के अंदर, ठीक है ना, 23-24 के अंदर आपने नया एम्प्लॉयमेंट रखा, दिसंबर में रखा। अब आप दिसंबर से मार्च तक गिनोगे 240 दिन होंगे ही नहीं, ठीक है। रखा है आपने रख लिया, लेकिन 240 दिन होंगे ही नहीं, आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। और अगले साल डिडक्शन लेना चाहोगे तो वो कहेंगे भाई पिछले साल की 31 मार्च से जो बढ़ेगा उसके देंगे। तो जो आपने दिसंबर, मान लीजिए दिसंबर 23 में जिनको एम्प्लॉयमेंट रखा वो डिडक्शन, उनके रेस्पेक्ट में डिडक्शन मिल ही नहीं पा रही। फिर तो इकोनॉमी में क्या होगा, लोग दिसंबर से एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देंगे लोगों को कि भाई आप लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमको डिडक्शन मिलती ही नहीं है, क्योंकि इस साल 240 दिन होंगे नहीं और अगले साल लॉ कहेगा कि पिछले साल से 31 मार्च 2024 को जितने थे उससे एडिशनल जो होंगे उनकी देंगे। तो लॉ मेकर समझ में उन्होंने कहा भाई जिसको अगर आपने 23-24 में एम्प्लॉयमेंट दिया और जिस दिन आपने एम्प्लॉयमेंट दिया वहां से अगर 240 दिन या 150 दिन नहीं हो पा रहे तो उसके आप डिडक्शन अगले साल से क्या कर लेना, ले लेना, ठीक है ना। तो लेस देन 240 या 150 दिन है तो उसको हम डीम टू बी एम्प्लॉयड अगले साल, मतलब उसको हम मान लेंगे आपने जैसे 24-25 में उसको क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो हम उसकी डिडक्शन दे देंगे। बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं डिडक्शन हम उसी की देंगे भाई जिसकी इमोल्यूमेंट्स जो है वो 25,000 से ज्यादा नहीं हो। ऐसा क्यों करा भाई, जिसके 25,000 से ज्यादा है ना, मान के चलो वो एक प्रोफेशनल है, उसके पास कोई ना कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो उस एक्सपीरियंस और उस क्वालिफिकेशन से तो वो रोजगार ले ही लेगा। चिंता हमारे सामने उनकी है जिनके पास में कुछ ऐसा खास एक्सपीरियंस नहीं है या खास ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना, फिर उनको इकोनॉमी में रोजगार के लिए। तो इन्होंने प्रोविजन को ऐसे फ्रेम करा कि हम उन्हीं एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में डिडक्शन देंगे जिनकी इमोल्यूमेंट्स पर मंथ 25,000 रुपए से क्या ना हो, ज्यादा का ना हो। अच्छा, उनके रेस्पेक्ट में भी नहीं देंगे जिनका एंटायर कंट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है ना, एंटायर कंट्रीब्यूशन जो पेंशन फंड में होता है पूरा का पूरा कौन देता है, गवर्नमेंट ही देती है। तो फिर वो तो कौन होंगे, स्पेशल ही मतलब डिसेबिलिटी वाले कुछ इस तरह के लोग होंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए तो सरकार खुद ही लॉ बना देगी दूसरे लॉ में कि आपको कम से कम इतना एम्प्लॉयमेंट तो क्या करना पड़ेगा, हैंडीकैप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो जब देना ही पड़ेगा दूसरे लॉ की रिक्वायरमेंट से तो उसकी रिडक्शन क्यों दे, वो तो उनको देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ फ्रेम कर दिया कि जिसका एंटायर ही पेमेंट पेंशन स्कीम में कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में नहीं देंगे। और उसको भी डिडक्शन नहीं देंगे जिसका क्या, जो आरपीएफ नहीं करता, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, इससे प्रमोट होगा कि अगर आपको रिडक्शन चाहिए तो आप अपने एम्प्लॉय का क्या करो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड करो। तो वही होगा ना कि एक तीर से दो निशाने कर देना। तो डिडक्शन हम तभी देंगे जब अपने आप एम्प्लॉय का क्या करोगे, आरपीएफ करोगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल कैजुअल वर्कर हु डज नॉट पार्टिसिपेट, कैजुअल वर्कर का क्या नहीं होता है, आरपीएफ होता ही नहीं है, तो फिर उसकी डिडक्शन नहीं ले पाओगे आप। तो इन्होंने अच्छी तरीके से जोड़ दिया कि जोड़ दिया तो एम्प्लॉयर पे भी लगा दी, भाई आप लेना चाहते हो तो उनका आरपीएफ करो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या करो, कंट्रीब्यूशन करो, हम दे देंगे आपको डिडक्शन। तो उस हिसाब से एक अच्छा प्रोविजन इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस चीज को यहाँ पर क्या करा, फ्रेम करा। एडिशनल कितनी देंगे भाई, जितना खर्चा है पीजीपी में लो उसकी और एडिशनल 30% क्या कर लो, ग्रॉस टोटल इनकम में से लो, और वो भी 1 साल नहीं अगले 3 साल तक क्या कर लो, ले लो। अगले कितने साल तक ले लो, 3 साल तक ले लो। एडिशनल 30 ले लो और कितने साल तक ले लो, 3 साल तक ले लो। और जो डिडक्शन लोगे इमोल्यूमेंट्स का, तो इमोल्यूमेंट्स में क्या कवर नहीं होगा, तो जो एम्प्लॉयर आपके फंड में जो कंट्रीब्यूट करता है उसको इमोल्यूमेंट्स में हम नहीं मानेंगे। रिटायरमेंट के समय आपको जो भी क्या होता है, टर्मिनल बेनिफिट ग्रेचुटी का पैसा मिलता है उसको भी इमोल्यूमेंट्स नहीं मानेंगे, मतलब उसके रेस्पेक्ट में भी 30% डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। अच्छा, ये डिडक्शन सिर्फ उन्हीं को देंगे, ऐसा नहीं है कि हर कोई डिडक्शन ले लेगा, मैंने तो नौकरी पर रखा हुआ है साहब, ठीक है ना, रिटर्न में बोल दिया डिडक्शन मैंने नौकरी पर रखा है इस साल और डिडक्शन ले ली, ऐसे नहीं,
ठीक है। ऐसे तो फिर इंडिया में तो रोजगार बढ़ेगा भी नहीं और सब लोग डिडक्शन ले लेंगे, और मालूम पड़ेगा रोजगार तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन डिडक्शन सभी ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई, बनाते समय मालूम था कि ऐसा हो जाएगा अगर गलती कर दी, तो उन्होंने बनाया प्रोविजन, ये डिडक्शन तो वही लोग ले सकेंगे जिनकी टैक्स ऑडिट होती है। और टैक्स ऑडिट मतलब 44AB की के जो भी क्या है लिमिट है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 लाख है, ठीक है। तो उन लोगों, उनकी ऑडिट होगी तो ऑडिट से ही क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो उन लोगों के लिए इन्होंने क्या रखा, प्रोविजन रखा, 3 साल तक की क्या है डिडक्शन है, 3 साल तक की क्या है डिडक्शन है। ओके। और आपको मालूम है ये तो हमारे कौन से के बीच में आता है, ATIA से लेकर ATRRB, और इनकी डिडक्शन रिटर्न में क्लेम करनी पड़ती है, और रिटर्न भी ड्यू डेट तक क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। रिटर्न भी क्या करना पड़ता है, ड्यू डेट तक फाइल करना पड़ता है। ओके। तो ये हमारा ATJJ और कौन सा था, हमारा AA था। ठीक है, पानी पी लेते हैं। चलिए डिडक्शन की लास्ट सीरीज पा जाते हैं। सेक्शन कौन सा, ATG। ATG किसका है, डोनेशन का है। काइंड डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कैसे लोग रिटर्न के अंदर कि मैंने कंबल बांटे, फूड पैकेट बांटे, डिडक्शन लोगे उसकी, ठीक है ना, क्या प्रूफ लगाओगे। डिडक्शन लेने के लिए पेमेंट के प्रूफ तो लगाने पड़ते हैं। ऑब्वियसली बात है ये काइंड डोनेशन की डिडक्शन तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी कोई भी डिडक्शन। अगर 2000 रुपये से ज़्यादा कैश में दिया तो ये तो यार बहुत जनरल है, जहाँ सब डिजिटलाइज पेमेंट की इतनी वो प्रमोशन कर रहे हैं। और प्रमोशन क्या कर रहे हैं, अब तो सारा डिजिटलाइज हो चुका है। वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 डिजिटल पेमेंट किसका है, इंडिया का है। जो सेकंड नंबर है वो भी इंडिया से दूर दूर तक क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो इनकम टैक्स लॉ कैसे प्रमोट कर देगा कि ना कैश में, वो तो हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप होता है ना, वो ठीक है कि घर पे आए ब्लड टेस्ट ले लिया तो उसका देना पड़ता है अपन को, वो रीजनेबल बात थी। लेकिन यहाँ आप किसी को डोनेशन दे रहे हो, मैक्सिमम डोनेशन है कौन, ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फंड ही तो है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये पेमेंट तो क्या होंगे, 2000 से ज़्यादा अगर कैश में करोगे तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी जो डिडक्शन है इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, ठीक है ना। अभी तो कहाँ सूखा है, लेकिन जब सूखा पड़ गया तो आपकी डिडक्शन पे भी सूखा पड़ जाएगा। जो भी कंट्रीब्यूशन डोनेशन दोगे उसकी 50% डिडक्शन मिलेगी। बाकी ये जो सारी लिस्ट है, जितना डोनेशन दोगे 100% है। कुछ नाम जैसे PM केयर फंड, ठीक है, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, अच्छा, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, मेनका गांधी, ठीक है ना, ये सब क्या हो गए, हट गए। पहले थे ये हट गए, अब रह गया ड्रॉट रिलीफ फंड पे कितना है, 50% है। कितना है, 50% है। इंदिरा गांधी ये सब फंड को ही हटा दिए डिडक्शन से, और बाकी जो है वो कितने पे रह गए, 100% पे रह गए। चाहे वो PM वाले हों, चाहे वो कौन से हो, CM वाले हों, सभी किसमें, 100 में। अकाल में, ड्रॉट के अंदर आपकी डिडक्शन में भी अकाल पड़ जाएगा और डिडक्शन घट के कितनी रह जाएगी, फिर 50% रह जाएगी। विशेष बात क्वेश्चन सॉल्व करने में जो सामने आती है वो आती है उस डिडक्शन। अब इस डिडक्शन के बाद में भी एक डिडक्शन और है, एक डिडक्शन और है, लेकिन वो डिडक्शन में क्या है आपकी और एडिशनल है। एहसान समझो आपके लिए, यहाँ पर तो क्या है, चलो प्रधानमंत्री, CM, PM इनमें गया तो ठीक है, वो ठीक है। इसके अलावा भी एक डिडक्शन है, वो डिडक्शन की एक लिमिट है। डिडक्शन की लिमिट क्या है, आपकी GTI है। आप GTI में से पहले वो इनकम तो हटाई दो जिसके रेस्पेक्ट में हम डिडक्शन देते ही नहीं है, वो बड़ी वाजिब बात है। उसमें से भी फिर वो डिडक्शन तो हटा दो जिसकी आपको अदर सेक्शन में मिलती है, ठीक है ना, वो हटा दो। ओके, क्योंकि डिडक्शन तो इनकम में से ही लोगे, तो जिनकी आप ले चुके हो बाकी सब सेक्शन में वो भी हटा दो। तो GTI में से स्पेशल रेट ऑफ इनकम हटा दो और चैप्टर 6 है कि बाकी डिडक्शन हटा दो। अब जो आई है वो एडजस्ट हो गई, GTI आपकी एडजस्ट हो गई। और कितनी एडजस्ट करोगे, अब इस एडजस्ट का कितना है, 10%। इससे इस इतने की और ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम डिडक्शन जो चलती है ना वो ये वाली चलती है। लोग PM CM में तो कुछ करते नहीं है, ठीक है ना, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष में तो करते नहीं है, इस ये वाली करते हैं। तो ये जो वाली करते हैं ना, इसी पे इन्होंने क्या डाली है, लिमिट डाली है कि आप अपनी GTI की 10% से ज़्यादा की डिडक्शन यहाँ पर ले नहीं पाओगे, ठीक है ना। भाई देश का उद्धार करना है तो ना बस इतना ही करो, कितना, 10% वाला है, बाकी का 90% जो GTI, जो बची हुई GTI है ना, वो खुद के उद्धार में लगाओ, ठीक है ना। आप भी हो, आपकी फैमिली, बच्चे हैं, उनके उद्धार में लगाओ। 10% हर साल उद्धार में लगा दोगे तो ये कहते हैं देश में खूब उद्धार हो जाएगा। तो लिमिट कितनी करी, GTI को एडजस्ट करो, कितनी करोगे भाई, जो जिसमें से मिलती नहीं उसको हटाओ और जिसकी ऑलरेडी दूसरे सेक्शन में मिल रही है उसको भी हटाओ। अब जो बची GTI हो गई एडजस्ट, उसका 10% और हम दे देते हैं। अब उसका 10% दे, इसमें भी दो वाली है, एक 100 वाली है, एक 50 वाली है। 100 वाली का मतलब क्या है, ये जो आपने लिमिट निकाली एडजस्टेड टोटल इनकम का 10%,
और जितना भी डोनेशन दिया इसमें से जो लोअर होगा उसकी 100 दे देंगे। मतलब मान लो लिमिट कितनी आ रही है, 80,000 आ रही है, आपने डोनेशन तो मान लो कितना दिया होगा, 1 लाख दिया होगा, तो दोनों में से लोअर कितना आया, 80,000 आया, तो उसके 100%, नहीं तो फिर लिमिट बनाने का मतलब क्या रहा। मान लो ऐसा हुआ डोनेशन आपने कितना दिया, 80,000 दिया, लिमिट कितनी थी, 1 लाख थी, तो इसका मतलब थोड़ी ना 1 लाख मिल जाएगी। जब डोनेशन ही 80,000 दिया तो उस 80,000 की 100% दे देंगे। आई थिंक ये बात आपको यहाँ पर क्या आ गई, ये समझ में आ गई है। ठीक है, ये समझ में आ गई। ओके, 50 वाले में क्या है, पहले 100 वाली ले लो, बाद में 50। अब क्या है, जितना भी डोनेशन दिया 50 वालों को, कौन से 50 वाले बताऊंगा, और आपकी जो बैलेंस अब लिमिट बची है, ठीक है ना, मान लो एडजस्टेड जीटीआई आपकी का 10% 80,000 आई थी, 80,000 आई थी, उसमें से आपने 100% कितनी ले ली, 60 ले ली, तो अब आपकी लिमिट कितनी बची है, 20,000 बची है बस। तो ये तो हो गई 20,000। आपने डोनेशन दिया 50% वालों को कितना, 50,000, तो इसका मतलब नहीं कि 20,000 मिल जाएगी, 50% का मतलब है अब जो लिमिट आपकी बची है उसका कितना, 50%, मतलब आप 10,000 की क्या ले सकोगे, डिडक्शन ले सकोगे, आप 10,000 की ले लोगे। तो वही है, विच एवरेज जो भी क्या आएगा, लोअर आएगा, उसकी आप 50% ले लेना। तो क्या करना, जो बैलेंस लिमिट बची है और जितना भी डोनेशन दिया उसमें से लोअर का क्या ले लेना, 50 ले लेना। 100 वाले कौन से हैं, तो 100 वाले तो देखो बड़े सिंपल से हैं। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग देश के लिए बहुत बड़ा इशू है। आज देश के सामने चैलेंजेस है, स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पॉपुलेशन इतनी ही ज़्यादा है, और इसी तरह से ना सूतली बम की तरह फूटते रहे तो फिर ना भारत देश ही एक दिन क्या हो जाए, फूट भी जाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है पॉल्यूशन को क्या रखना, कंट्रोल रखना। ठीक है, जो हालांकि पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कोई रिसोर्स जरूरत से जब ज़्यादा अति हो जाती है तो अति भी नुकसानदायक है। हमारे देश अति पे आ चुका है, ठीक है ना, और इतना जोग्राफिकल एरिया नहीं है जितनी पॉपुलेशन हो गई है, इसलिए इसको इन्होंने कहाँ पर रखा है, 100% रखा। एक 100% जो रखा, जो मेरी समझ के बाहर है, किसको रखा, ठीक है ना, ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स को रखा। हालांकि ये डिडक्शन सिर्फ कंपनियों के लिए थी, तो ये कोई बहुत मतलब टफ वाली बात नहीं है, कंपनियों के क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन कंपनियों के नहीं आते, तो एग्जाम पर्पस के लिए रेलेवेंट नहीं है। बाकी यू रेलेवेंट मेरे को लगती है कि आपको ओलंपिक वाले, स्पोर्ट्स वाले तो 100% लगे, और जो मेरे को ज़्यादा जरूरी लग रहे हैं उनको आपने 50 में रखा, तो ये बात मेरे को क्या लगी, अजीब रखी, जो लगी मैंने आपको बता भी दी। ठीक है, फैमिली प्लानिंग बिल्कुल रीजनेबल लगा कि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो 100 में होना ही चाहिए था। 50 में इन्होंने किसको रखा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देना, मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, रिलीजियस को नहीं, चैरिटेबल को देना, वो इनको 50 लग रहा है, और स्पोर्ट्स इनको 100 लग रहा है। अब जब लग रहा है वही मानना पड़ेगा। ओके, टेम्पल को दोगे कुछ नहीं मिलती है, धर्म की कुछ नहीं मिलती, हाँ टेम्पल के रिनोवेशन रिपेयर के लिए दोगे तो दे देते हैं ये, फिर वो टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, दे देंगे, लेकिन उसकी रिपेयर की रिनोवेशन के लिए। ओके, बेनिफिट ऑफ कौन सा, माइनॉरिटी कम्युनिटी इनको 50 लगती है और स्पोर्ट्स इनको 100 लग रहा है। क्या करूं, लग रहा है जो बता रहा हूं मैं तो। गवर्नमेंट को दे रहे हो चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस इनको 50 लग रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स इनको 100 लग रहा है। ठीक है, वो अलग बात थी कि वो सिर्फ कंपनियों को दी थी। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 80 कौन सा था, जी था। 80 कौन सा था, जी था। इसके बाद में आपको जल्दी, जैसे 80 GGA है, इसको समझना बहुत आसान है। आपने पीजीपी में साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या दिए थे, डोनेशन दिए थे डोनेशन आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, सोशल साइंस के लिए, तो वो तो पीजीपी वाले ने उठाए। अब जो पीजीपी वाला नहीं है, जिसको सिर्फ आईएचपी है, कैपिटल गेन है, आईयूएस है, ये सैलरी है, तो वो क्या देश के साइंटिफिक रिसर्च के लिए योगदान नहीं चाहिए आपको, उससे एलर्जी उनसे, तो उनसे आप जीटीआई में डिडक्शन दे रहे हो, उनको जीटीआई में दे रहे हो। ठीक है, पीजीपी वाला से सिर्फ पीजीपी में ले लेगा, और जो पीजीपी वाला नहीं होगा वो 80 GGA में ले लेगा, और ऑब्वियसली बात है 2000 से ज्यादा के कैश डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये पॉलिटिकल पार्टियों का बनाया हुआ, ठीक है ना, उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुआ, उन्हीं के लिए क्या करा हुआ है, बनाया हुआ है, और लोग इसका भरपूर मिसयूज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो करती है, तो ये तो फुल करप्टेड क्या है, सेक्शन है। पॉलिटिकल पार्टियों को क्या देना, कंट्रीब्यूशन देना, डोनेशन देना। कंपनियों उनको डोनेशन दे या उनके किसी भी छपने वाले मटेरियल में अपने बिजनेस का ऐड करवा दे। पीजीबी में डिडक्शन तो नहीं मिलती, लेकिन जीटीआई में से मिल जाएगी, जीजीबी में, ओके, जिसमें जीजीबी में।
और अदर देन जो कंपनियां हैं जो अपने एग्जाम में आएगा, अदर देन कंपनियों का क्वेश्चन जो आएगा वो जीजीसी में ले लेंगे, लेकिन उनको एडवर्टीजमेंट की नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ कंट्रीब्यूशन डोनेशन की मिलेगी। हाँ, कैश डोनेशन की तो कुछ भी नहीं मिलेगी, 2000 की लिमिट भी नहीं है, डोनेशन कैश दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगी। तो अदर देन कंपनी एसएससी है वो जीजीसी से ले लेंगे, कंपनी वाले जीजीबी से ले लेंगे। कंपनी वाले तो पॉलिटिकल पार्टियों कंपनियों से चल रही है तो वो तो डोनेशन दे तो भी उनको दे देंगे और वो छपवाएं तो भी दे देंगे। और बाकियों के लिए तो क्या है, कंट्रीब्यूशन डोनेशन दो, ठीक है ना। बाकी छोटे लोगों का ऐड उनको छापना भी नहीं है तो वो कह रहे डोनेशन दो, डिडक्शन हम दे देंगे। ओके, और बस लास्ट सेक्शन हमारा लास्ट बचा है 80, कौन सा, डबल जी, रेंट पेड की डिडक्शन है। इन्होंने कहा था मकान खरीद लो, मकान की ब्याज की दे देंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन की दे देंगे, हाउस प्रॉपर्टी में दे देंगे। अब यार सब तरह के लोग हैं, ठीक है ना, कईयों की वो व्यवस्था नहीं होती है कि क्या कर सके, मकान ले सके, तो उनके लिए भी तो फिर होना ही चाहिए ना लॉ में, इतनी पैसे पार्शलिटी थोड़ी ना, तो उनके लिए रेंट पेड की डिडक्शन है। तो इंडिविजुअल को मिलेगी ये डिडक्शन, नॉट इन रिसीट ऑफ एचआरए, क्योंकि जिसको एचआरए मिल रहा है ना वो रेंट पेड डिडक्शन ले लेता है एचआरए के अंदर ही, क्योंकि एचआरए में एग्जाम्पशन मिल जाती है। एचआरए में क्या मिल जाती है, एग्जाम्पशन मिल जाती है। ओके, तो फिर आपको नॉट इन रिसीट ऑफ क्या हो, एचआरए हो, आपको एचआरए नहीं मिलता हो, ठीक है ना। और नॉट इन रिसीट ऑफ क्या हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर घर आपको एम्प्लॉयड से फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है तो फिर ये कौन सा रेंट पेड दे रहे हो आप। तो ऑब्वियसली बात है, ना तो आपको एचआरए मिलता हो और ना ही रेंट फ्री क्या हो, अकोमोडेशन हो, और एचआरए, और अगर एचआरए मिल रहा हो तो उसकी आपने एग्जामिशन नहीं ली हो, क्योंकि एचआरए में भी एग्जामिशन किसकी होती है, रेंट पेड की होती है। तो जब उस चीज की वहां ले ली सैलरी एड में, तो फिर यहाँ किस मुंह से मांग रहे हो। अच्छा, जहां पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो आपका स्पाउस का या माइनर चाइल्ड का घर ना हो, क्योंकि अगर आपके नाम से घर नहीं है, वाइफ के नाम से घर है, तो हस्बैंड वाइफ तो साथ ही रहोगे ना यार, ठीक है ना। तो रहो उस घर में, साथ में रहो, फिर कौन से किराए की ले रहे हो ये। तो नो हाउस एट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ना असेसी के नाम का, ना स्पाउस का, ना माइनर चाइल्ड का। हो सकता है मेजर बच्चे रखते नहीं हो, तो मेजर चाइल्ड का होगा तो फिर हो सकता है स्थिति है कि आपको अलग रहना पड़ रहा हो, ठीक है। लॉ मेकरों को भी मालूम है इंडिया की स्थिति। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का कहीं पर भी बेनिफिट नहीं हो, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद के रहने का होता है। तो अगर खुद किसी घर में रह ही रहे हो अपने मकान में, तो फिर ये कौन से रेंट पेड की क्या ले रहे हो, डिडक्शन ले रहे हो। अब आते हैं डिडक्शन कितनी है। तो डिडक्शन यहां पर है, ठीक है ना, बड़ा अजीब तरीका है। वो अजीब तरीका मैं बताता हूं क्या है। एक तो लिमिट 5000 रुपए पर महीना, बहुत 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 ही कम है, बहुत कम है, 5000 रुपए पर मंथ। अब बोलिए 5000 रुपए पर मंथ कहाँ किराए का मकान मिलता है। शायद इनको लग रहा है कि ना ये हम उन्हीं को दे रहे हैं जो खुद नहीं मकान खरीद पा रहे हैं, ना उनको लिए दे रहे हैं, फिर भी 5000 की लिमिट बहुत कम है। अभी जो है वो है। अब बाकी जो दो प्रोविजन, जो दो लिमिट है, वो मैं आपको यहां पर क्या करता हूं बताता हूं, याद करने का बड़ा अजीब तरीका है। ये बोलते हैं आपका जो डिडक्शन ले रहे हो रेंट पेड की, रेंट आपका एडजस्टेड जीटीआई से 25% से ज्यादा ना हो। तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी कमाई रेंट पे लगा रहे हो, वो ठीक है, 25% से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। फिर अलग बात क्या कह रहे हैं, 25% से ज्यादा भी नहीं हो और एडजस्टेड जीटीआई के 10% से ज्यादा भी हो। मतलब इनका कहने का मतलब है एग्जैक्टली इस लिमिट के बीच में हो, 10% से 25% के बीच में। तो 10% कैसे, ये बोल रहे हैं जितना भी रेंट पे करा माइनस 10% ऑफ जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और 5000 रुपी पर मंथ विच एवरेज लोअर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपका रेंट पेड एडजस्ट जीटीआई के 25% से ज्यादा होगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिल पाएगी उस ज्यादा की। और अगर आपका रेंट पेड एडजस्ट जीटीआई के 10% से क्या होगा, कम होगा, तो ये वाला क्या जाएगा, अपने आप नीला जाएगा। तो मन में समझने और याद करने का तरीका क्या हुआ, जो रेंट है ना वो 10% से तो ज्यादा हो और 25% से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। तो इस बीच में जब होगा तो आपको डिडक्शन यहां मिलेगी कितनी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्ट जीटीआई। मतलब 10% से ज्यादा जा रहा होगा तो देंगे ये, और 10% से ज्यादा वाली की देंगे। 10% तक का ये खुद कोई नहीं है, 10% से ज्यादा वाली की देंगे। पर ऐसा भी नहीं आलीशान बगले में रह रहे हो तो 25% से भी ज्यादा की नहीं देंगे। ये तरीके याद करने के। 10% तक का है तो खुद ही व्यवस्था करो, मतलब सरकार की तरफ से कोई रेवेन्यू, मतलब कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। 10% से ज्यादा जा रहा है आपका, ठीक है, 10% से ज्यादा जा रहा है तो ये मान के चल रहे हैं भाई ऐसा महंगाई हो चुकी है कि आपकी जो भी कमाई है उससे 10% से ज्यादा का क्या बन रहा है, मकान बन रहा है। तो जरूरत है आपको, 10% वालों को समझ रहे जरूरत नहीं है, 10% से ज्यादा जा रहा है तो जरूरत है। पर ऐसा नहीं कि आलीशान बंगले में रह रहे हो, आलीशान फ्लैट में ले रहे हो, लग्जरी में रह रहे हो, तो 25% से ज्यादा दोगे तो उसकी भी नहीं मिलेगी।
पर मैक्सिमम लिमिट भी कितनी कर रखी है, 5,000 रुपए पर महीना, विच एवरेज कौन सा है, लोअर है। ठीक है, तो ये यहां पर उसकी क्या दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं 80 किसके अंदर, डबल जी के अंदर। तो ये हमारी सभी क्या थी, डिडक्शन थी। नोट्स के अंदर 9 पेजेस का था, मैंने एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड करे हैं इसलिए समय ज़्यादा है, ठीक है ना। बाकी 9 पेजेस का है, रीड करें तो आपके लिए तो आधे घंटे का क्या है काम है। आधे घंटे में बड़ा टॉपिक, मॉड्यूल का 100 पेजेस से ज़्यादा वाला टॉपिक अगर आधे घंटे में कवर हो रहा है तो इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, चाहिए यही होता है कि बड़े बड़े टॉपिक कम से कम समय में सब कुछ क्या हो जाए, कवर हो जाए, और यही तरीके होते हैं बेहतरीन मार्क्स लाने के। इसी तरह से नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।